नमस्ते, गुड मॉर्निंग। जयतु संस्कृतम शुरू करें। चलिए आज सांख्यिकी का पढ़ने वाले हैं हम। आपने सांख्यिकी का जो मैटर हमने आपको भेजा है पीडीएफ और उस फॉर्म में वो आपने निकाल लिया होगा। बिल्कुल नमस्ते, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल फटाफट से सांख्यिकी का बिल्कुल सांख्यिकी का पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आप सबको भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सांख्यिकी का पढ़ रहे हैं, आ जाइए। चलिए देखिए, दर्शन ऐसा है जिसको कि प्रतिदिन पढ़ना होता है ना, एक बार रिवाइज जरूर करना होता है, अदरवाइज आप भूल जाओगे। बहुत ही सरल तरीके से पढ़ा रही हूँ, लेकिन रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए आ जाइए। कल हमने पढ़ लिया था, ध्यान देना, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था सत्कार्यवाद, ठीक है ना। असत्कर्म उत्पादन ग्रहण सत्कार्यवाद पढ़ लिया था। व्यक्त और अव्यक्त किस प्रकार भिन्न है ये पढ़ लिया था। गुणत्रय पढ़ लिए थे। अब आ जाइए यहाँ पर, ठीक है। चलिए आ जाइए, अपन बात कर रहे हैं संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यायात् अधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् केवल्यात् प्रवृत्तिश्च, ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न तो यह सकता है कि ये कारिका किससे संबंधित है, क्या विषय है यहाँ पर, किससे संबंधित है। तो ये पुरुष की सत्ता की सिद्धि करती है, कारिका जो है ना वो क्या करती है, पुरुष की सत्ता की सिद्धि, पुरुष की सत्ता की सिद्धि करती है ये कारिका। इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए कुछ लोग ये कह रहे हैं, सुनना अच्छे से, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस संसार में पुरुष है या नहीं, आया ना समझ में। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि संसार में पुरुष है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए सांख्य दर्शन वाले कह रहे हैं कि पुरुष इस संसार में है और वो सब जगह दिखाई दे रहा है, आया ना समझ में। इस संसार में पुरुष है और वो सब जगह दिखाई दे रहा है, तो पुरुष की सत्ता की हमें सिद्धि करनी है, आया समझ में। पुरुष की सत्ता की हमें सिद्धि करनी है कि पुरुष है अथवा नहीं। तो देखिए यहाँ पर इस संसार में पुरुष है, देखो प्रकृति में दिखाई दे रही, नदी पहाड़ नाले झरने, इस सब की प्रकृति तो हमें दिखाई दे रही है, पुरुष में दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर कुछ लोग शंका कर रहे हैं कि सांख्य दर्शन पर पुरुष है वो दिखाई तो नहीं दे रहा है, तो पुरुष को बताइए हमें। तो यहाँ पर सांख्य दर्शन वाले कुछ युक्तियां दे रहे हैं, कुछ तर्क दे रहे हैं कि हाँ इस संसार में पुरुष है। तो पुरुष कहाँ पर है, कैसे कैसे है वो अपन सॉल्व कर रहे हैं। संघात, संघात का तात्पर्य है समूह, संघात का तात्पर्य क्या है, समूह। परार्थत्वात् दूसरों के लिए है, परार्थत्वात् यानी दूसरों के लिए है, संघात यानी समूह, परार्थत्वात् यानी दूसरों के लिए है। त्रिगुणादि विपर्ययात्, त्रिगुणादि विपर्ययात् का तात्पर्य है त्रिगुणों से रहित, विपर्य यानी उल्टा, तो तीनों गुणों से रहित। अधिष्ठानात् यानी कि नायक या अधिष्ठाता अपन कहते हैं ना, इसको हेड, है ना, हेड, आया समझ में। शब्द लिख रहे हैं एक बार पूरे मनोयोग से पढ़ना प्लीज, मैं पूरा एफर्ट लगा रही हूं अपना। केवल शब्द देखो, संघात यानी समूह, परार्थत्वात् दूसरों के लिए है। त्रिगुणादि विपर्ययात्, एकदम प्रश्न है त्रिगुण विपर्य कौन है, तीनों गुणों से रहित कौन है, तो पुरुष। प्रकृति को त्रिगुणात्मिक का समझाया था। अधिष्ठानात् हेड, हेड कौन है, पूरे परिवार का, पुरुष है। पुरुषो अस्ति, पुरुष है। भोक्तृभावात्, उपभोक्ता होने के कारण। और केवल्यात् प्रवृत्तिश्च, केवल यानी कि मोक्ष। सांख्य दर्शन में मोक्ष को क्या कहते हैं, तो केवल्य। जैन दर्शन में निर्वाण और वेदांत दर्शन में जीवन मुक्त। ये मतलब लिखा हुआ है, एक मोक्ष को अलग अलग दर्शनों में क्या कहते हैं ना, तो सांख्य दर्शन में इसको कहेंगे केवल्य, केवल्यात् प्रवृत्तिश्च। देखो इस पूरे संसार में, सांख्य दर्शन के संसार में तीन लोग हैं, प्रकृति पुरुष और 23 बच्चे, कंफर्म है। सांख्य दर्शन के संसार में तीन लोग हैं, प्रकृति पुरुष और 23 बच्चे। तो इन तीनों कैटेगरी में प्रकृति पुरुष और 23 बच्चों में से जो मोक्ष की ओर प्रवृत्त हो रहा है वो एकमात्र कौन है, पुरुष ही तो है। तो केवल्यात् प्रवृत्तिश्च, केवल्य की ओर, केवल्य यानी मोक्ष, केवल्य की ओर प्रवृत्त होने के कारण, केवल्य की ओर प्रवृत्त होने के कारण, आया समझ में। अब अच्छे से देखो, अब करना क्या है मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बताऊं। अब आप सोच रहे हो मैंने आपको आइडिया दिया था आप लोगों को, क्वेश्चन वाला ऑनलाइन वाला की, तो जो इच्छा हो वो करें, सजेशन दिए जाते हैं, आपको मानना है तो आप माने, या जैसे भी आप श्लोक को कारिका को लिख रहे हैं, मैंने आइडिया दिया था आप लोगों को कल कि ये जो प्रिंट आउट मैंने दिया है ये सिंगल साइड है, तो इतनी सारी कारिकाएं आप वापस कॉपी में लिखें, एक ऑप्शन ये है। या फिर यहीं पर आप हिंदी लिख दें, दूसरा ऑप्शन ये है, हिंदी लिखोगे तो वापस कारिका लिखनी पड़ेगी यहाँ पर। एक ऑप्शन मैंने दिया था कि ये जो कारिकाएं हैं उतना पेपर कट करके चिपका दो अपने रजिस्टर में, है ना। और क्या करो वहां पर आप ये सब कर दो, ये मैंने ऑप्शन दिया था, इसमें मैंने सिंगल साइड करवाया है, ताकि आप क्या करो कि यहाँ पर जब आप लिख रहे हो ना तो केवल संघात लिख के छोड़ दो और वो कटिंग करके काट के संघात पे चिपका देना, ठीक है। अब करोगे क्या, यहाँ से फोटो खींच लो, आया समझ में। यहाँ से फोटो खींच लो ताकि जब कटिंग चिपकाओ ना तो आगे पीछे ये लिखना है आपको पता चले, तो आया समझ में। मैं होती तो ये करती, बाकी क्या करना चाहते हो। संघात लिख के जगह छोड़ दो ताकि पता चले संघात का श्लोक चिपकाना है, घर जाके कटिंग करके संघात का श्लोक चिपका दो। और अभी यहाँ समझ लो राइट साइड में क्या लिखना है वो फोटो खींच लो, ठीक है। ये ऑप्शन है मेरे पास, तो मैं उसी को करती हूँ स्मार्ट तरीके से। चलो बचपन में तो नहीं है अपन के, है ना। आगे समझ में, अब अच्छे से समझो, शुरू करें। अच्छे से क्या समझना है, संघात परार्थत्वात्। यदि सुनो पहले 10 मिनट लगेंगे ना समझने में। यदि किसी, यदि मैं जैसे आप लोग पढ़ने वाले लड़के या लड़कियां रहते हैं ना, एक रूम लेकर, यदि आप अपने रूम में अकेले रहते हो, आप 5 जनों का खाना बनाओ, आप यदि अपने रूम में अकेले रहते हो तो अपने लिए बनाते हो खाना, लेकिन आपने 5 जनों का खाना बनाया हुआ है, मतलब आपके घर पे कोई 4-5 गेस्ट आने वाले हैं, सही बात है, सही बात है ना। तो इस संसार में यदि कोई एक्स्ट्रा कोई सामान रखा है तो कोई आने वाला है, बड़ी बात है। तो अपने ये प्रकृति भी बहुत सारी चीजें क्या कर रही है, संभाल के रख रही है। तो प्रकृति स्वयं खाएगी उतना तो है, लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें। तो ये जो संघात के समूह है, ये वस्तुओं का समूह है, ये प्रकृति अकेली तो उपभोग नहीं करेगी, बहुत सारी चीजें प्रकृति ने संभाल के रखी है। तो परार्थत्वात् दूसरे के लिए है, और दूसरा यहाँ पर कौन होगा, पुरुष, आया समझ में। प्रकृति का बाय द वे उपवास है, लेकिन प्रकृति ने खाना बनाया है, तो खाना प्रकृति ने किसके लिए बनाया होगा, पुरुष के लिए। इससे पता चलता है कि पुरुष इस संसार में है, आया समझ में। त्रिगुणादि विपर्यात्, इस संसार में तीन गुणों से विपरीत या तीन गुणों से रहित कोई व्यक्ति है, और आपको पता है प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, और प्रकृति के बच्चे भी तो प्रकृति मां पे जाएंगे ना, तो पुरुष ही तो है जो त्रिगुणों से रहित है, पुरुष की सत्ता की सिद्धि हो गई। अधिष्ठानात्, इस परिवार में प्रकृति पुरुष और बच्चे ही थे, तो अधिष्ठानात् घर का हेड कौन है, पुरुष है, तो पुरुष की सत्ता की सिद्धि हो गई। पुरुषो अस्ति, पुरुष है, ये पता चलता है किससे, भोक्तृभावात्, उपभोक्ता होने के कारण। प्रकृति उपभोग बनाती है, प्रकृति चीजें लाती है, लेकिन उसको खाता कौन है, उसको उपभोग कौन करता है, पुरुष करता है, आया समझ में। तो पुरुष कौन है, उपभोक्ता है। और देखो जो त्रिगुणात्मिका होता है, यानी कि सांसारिक में पता है वो कभी भी मोक्ष के लिए नहीं जाएगा। अपन को कहें अचानक से क्या सब कुछ छोड़ के साधना करो मोक्ष के लिए जाओ, तो मना करेंगे नहीं, संभव नहीं है, सांसारिक में ज्यादा संभव नहीं है। तो जो त्रिगुणात्मिका है वो तो मोक्ष के प्रवृत्त हो ही नहीं सकता। त्रिगुण कौन है, मां और बच्चे, तो त्रिगुणातीत कौन था, पुरुष, और जो त्रिगुणातीत होगा वही तो केवल की ओर जाएगा। इन सब बातों से सिद्ध होता है कि संसार में पुरुष है, आया समझ में। वापस एक बार वो भी याद हो, वापस एक बार ना, पुरुष की सत्ता की सिद्धि। एक तो सिंपल प्रश्न है, संघात परार्थत्वात् कारिका का संबंध किससे है, तो मतलब पुरुष की सिद्धि। देखो ना, संघात परार्थत्वात् सामान दूसरों के लिए है, तो प्रकृति सामान इकट्ठा कर रही है दूसरों के लिए, दूसरा कौन सकता है, पुरुष। इतने से पता चल जाएगा, रखने की आवश्यकता नहीं है, आया समझ में। इतने से पता चल जाएगा कि प्रकृति ने बहुत सारा संघात यानी वस्तुओं का समूह इकट्ठा किया है, तो किसके लिए किया होगा, पुरुष के लिए, तो पुरुष की सत्ता की सिद्धि हो गई, पहला प्रश्न सॉल्व। अब अपने से ये पूछ सकता है कि सांख्य दर्शन में पुरुष की सत्ता की सिद्धि के लिए कितनी युक्तियां दी गई हैं, आया समझ में। व्यक्त यानी कि 23 तत्व, है ना, व्यक्त यानी 23 तत्व, ठीक है। कमेंट रिपीट मत करो, व्यक्त यानी 23 तत्व, अव्यक्त यानी प्रकृति और ज्ञ यानी पुरुष, ठीक है। अभी जो पढ़ा है ध्यान दो उससे। बढ़िया, आगे अपन बात करें संघात परार्थत्वात्। प्रकृति ने जो वस्तुओं का समूह इकट्ठा किया है वो परार्थत्वात् के लिए दूसरों के लिए है। त्रिगुणादि विपर्यात्, तीनों गुणों से रहित होने के कारण भी पुरुष की सत्ता की सिद्धि होती है। अधिष्ठानात्, पुरुष परिवार का कौन है, नायक है, अतः पुरुष की सत्ता की सिद्धि होती है। पुरुषो अस्ति, पुरुष है, ये सिद्ध होता है किससे, भोक्तृभावात्, है ना। प्रकृति का भी उपभोग
हो रहा है, इन सभी कारणों से सिद्ध होता है कि संसार में पुरुष है। पहला क्वेश्चन ऐसा आएगा कि सांख्य दर्शन में पुरुष की सत्ता की सिद्धि के लिए कौन सी कारिका दी गई है, एक एक कर देंगे। तो संघात परार्थपात, प्रकृति ने जो सामान्य किया दूसरों के लिए, दूसरा कौन होगा, पुरुष ही होगा, बात खत्म होगी। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। प्रकृति द्वारा संधि दिखाएं को, बढ़िया आगे शुरू कर दीजिए। संघात परार्थपात लिखें, वस्तुओं का समूह, वस्तुओं का समूह, संघात यानी वस्तुओं का समूह, दूसरों के लिए, संघात यानी वस्तुओं का समूह दूसरों के लिए है, वस्तुओं का समूह दूसरों के लिए है। यह दूसरा पुरुष ही है, यह दूसरा कौन है, पुरुष ही है। ठीक है, लिखें, त्रिगुणों से रहित होने के कारण, त्रिगुणों से रहित, त्रिगुणों से रहित, कौमा, अधिष्ठाता या नायक, अधिष्ठाता या नायक होने के कारण, अधिष्ठाता या नायक होने के कारण, कौमा, उपभोक्ता होने के कारण, उपभोक्ता होने के कारण, कौमा, केवल की ओर प्रवृत्त होने के कारण, केवल की ओर प्रवृत्त होने के कारण इस संसार में पुरुष की सत्ता की सिद्धि होती है। इस संसार में पुरुष की सत्ता की सिद्धि होती है। इस संसार में पुरुष की सत्ता की सिद्धि होती है। ठीक है, चलिए, मैंने कहा था इस संसार में सांख्य दर्शन जो है वो केवल के लिए अपन से कहता है व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञानात्। व्यक्त यानी 23 पदार्थ, अव्यक्त यानी प्रकृति और ज्ञ यानी पुरुष। आया समझ में? व्यक्त यानी 23 पदार्थ, अव्यक्त यानी प्रकृति और ज्ञ यानी पुरुष। ठीक है, कंटेंट को अच्छे से पढ़ें, आपको कंफ्यूजन की आवश्यकता ही नहीं। बढ़ जाइए आगे। संघात वापस से फटाफट से। अब यहाँ क्या प्रश्न बनता है, संघात परार्थपात कारिका का संबंध किससे है, तो पुरुष की सत्ता की सिद्धि से है। प्रकृति ने बहुत सारे संघात समूह इकट्ठा कर रखा है चीजों का, और वो समूह किसके लिए इकट्ठा करेगी, पुरुष के लिए करेगी। त्रिगुणादि विपर्यास, तीनों गुणों से रहित भी संसार में कोई है, और माँ और बच्चे तो त्रिगुण, त्रिगुणात्मिका है, तो त्रिगुण रहित कौन हो गया, पुरुष। पूरे परिवार का अधिष्ठाता यानी नायक कौन है, पुरुष है। पुरुष और पुरुष है, ये बात सिद्ध होती है किससे, उपभोक्ता होने के कारण और केवल की ओर प्रवृत्त होने के कारण। यानी पुरुष उपभोक्ता है, पुरुष केवल की प्रवृत्त होता है। इन सभी कारणों से सिद्ध होता है कि पुरुष संसार में है। ठीक है, कारिका आएगी, आप कर लोगे बिल्कुल। अगेन आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कंफ्यूजन की बात नहीं थी ना, कोई कंफ्यूजन नहीं था। व्यक्त अव्यक्त बहुत क्लियरली बता दिया था। व्यक्त यानी कौन, व्यक्त दिखाई दे रहे चारों, दिखने पड़े कौन, 23 बच्चे, 23 पदार्थ। अव्यक्त प्रकृति और ज्ञ यानी पुरुष, बात खत्म हो गई। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन तो बच्चे क्लियर कर देते हैं, लेकिन मैं कॉल कर रही हूं, है ना। बढ़िया, आगे अपन बात करें। एक प्रश्न तो ये बनता है कि संघात परार्थपात का संबंध किससे, पुरुष की सत्ता की सिद्धि से है। अब दूसरा प्रश्न ये बनता है कि पुरुष की सत्ता की सिद्धि के लिए सांख्य दर्शन में कितनी युक्तियां दी गई हैं, कितने तर्क दिए गए, काउंट करने हैं। संघात परार्थपात नंबर 1, संघात परार्थपात नंबर 1, त्रिगुणादि विपर्यास नंबर 2, अधिष्ठानात् नंबर 3, भोक्तृभावात् नंबर 4 और केवल्यात् प्रवृत्तिश्च नंबर 5। कंफर्म, कोई समस्या कुछ भी नहीं। चलिए लिखिए, सांख्य दर्शने, दर्शनार्थ फॉर्म लिख दीजिए। सांख्य दर्शने, सांख्य दर्शने पुरुषस्य सत्तायाः सिद्धि, सांख्य दर्शने पुरुषस्य सत्तायाः सिद्धि, सांख्य दर्शने पुरुषस्य सत्तायाः सिद्धि पंचकारणेन, 5 कारणों से प्रतिपादित, 5 कारणों से प्रतिपादित की गई है। पंचकारणेन प्रतिपादिता, पुरुषस्य सत्तायाः सिद्धि पंचकारणेन प्रतिपादिता, 5 कारणों से प्रतिपादित की गई है। सिद्धि प्रतिपादित की गई है दोनों श्रेणी में। आया समझ में? सांख्य दर्शने पुरुषस्य सत्तायाः सिद्धि पंचकारणेन प्रतिपादिता, 5 कारणों से प्रतिपादित की गई है। प्रश्न आएगा, सांख्य दर्शन में पुरुष की सत्ता की सिद्धि के लिए कितने तर्क दिए गए हैं, 5। 5 के नाम लिख दो जल्दी जल्दी से। संघात परार्थपात, संघात परार्थपात। दूसरा, त्रिगुणादि विपर्ययात, तो हलन करना, संघात परार्थपात। हाँ, संघात परार्थपात, त्रिगुणादि विपर्ययात, तो हलन करना है ना। त्रिगुणादि विपर्ययात, तो हलन करें। अधिष्ठानात्, तीसरा अधिष्ठानात्, फिर भोक्तृभावात्, फिर केवल्यात् प्रवृत्तिश्च, केवल्यात् प्रवृत्तिश्च। चलिए आगे बढ़ जाइए। कंफर्म याद है सब कुछ? शुरू करें फिर से। सांख्य दर्शन में पुरुष की सत्ता की सिद्धि के लिए कौन सी कारिका दी गई, संघात परार्थपात। फिर करोगे तो आएगा, प्रकृति बहुत सारी इकट्ठी कर रही है कि पुरुष आएगा तो खाएगा, पुरुष आएगा तो यूज करेगा चीजें, तो प्रकृति की इकट्ठी की चीजें किसके लिए, पुरुष के लिए। त्रिगुण से रहित है कौन, पुरुष। त्रिगुण से रहित है, इसलिए केवल की ओर जा सकेगा, याद रखना जरूर है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, इसलिए वो कभी भी मोक्ष की प्रवृत्ति नहीं होगी, लेकिन प्रकृति पुरुष को मोक्ष दिलाने में सपोर्ट करेगी, याद रखना है ना, आगे आएगा। अधिष्ठानात्, पुरुष है फैमिली का, पुरुष उपभोक्ता है, चीजें खाता है, यूज करता है और केवल की ओर प्रवृत्त होता है। 5 कंटेंट है। ठीक है, बढ़िया आगे। सांख्य कारिका कठिन ग्रंथ है, लेकिन बहुत सरलता से, बहुत इजी में सिखा रही हूं, हाथों हाथ। ये भी बताती चली जा रही है किस कारिका से कितने प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाएंगे ना। आगे बढ़ो जल्दी से। जन्म मरण करना नाम प्रतिनियमात आयु तक युगपत् प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रिगुण विपर्यात च। आया ना समझ में? अब देखो क्या है यहाँ पर, पुरुष की सत्ता की सिद्धि संघात परार्थपात से हो गई। अब अपन कह रहे हैं कि संसार में अब वो जो प्रतिपक्षी है, सामने अपोजिट पार्टी वाले लोग हैं, वो सांख्य वालों से पूछ रहे हैं कि हाँ हमने मान लिया, उस कारिका से हमने मान लिया कि संसार में पुरुष है, लेकिन इस संसार में पुरुष वो एक है या अनेक है, वो बात भी क्लियर कर दो हमें। आया समझ में? वो बात भी क्लियर कर दो कि सांख्य दर्शन में पुरुष वो एक है या अनेक है। तो सांख्य दर्शन वाले आंसर दे रहे हैं कि जन्म जनन मरण करणानाम, जन्म की जगह कहीं उसमें जन्म मरण करणानाम भी देखा है कि जन्म यानी उत्पन्न होना, जन्म यानी उत्पन्न होना, जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात अयुगपत् प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम। अब एग्जाम में ये आएगा कि जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात अयुगपत् प्रवृत्तिश्च कारिका का संबंध किससे है, तो मैं हिंदी बता दूंगी, क्लियर हो जाएगा। अब इस कारिका में अपनी पुरुष संसार में ये बात अपने सिद्ध कर दी, लेकिन वो पुरुष कितना है, तो बहुत्व है। सांख्य दर्शन अनुसार पुरुषः प्रतिविधः। आया समझ में? सांख्य दर्शन में पुरुष का कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया गया है, पुरुष बहुत्व का सिद्धांत। कंफर्म यहाँ तक? हाँ वैसा ही है। ठीक है, बढ़िया आगे चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। चलिए, आप लोग एंजॉय कर रहे हो ना सांख्य कारिका में, ये बताओ मुझे तो। ऑफलाइन ऑनलाइन सभी लोग एंजॉय कर रहे हो ना? शुरू करें। तेरी कारिका है आपके पास, आ जाइए। बिल्कुल, कपिल मुझे कृष्ण बहुत पसंद होंगे क्योंकि सांख्य सरल होकर सभी के पास पहुंच जाएगी। बिल्कुल अच्छी बात है ना, बहुत सरल बुक में पढ़ रहे हैं, खुश रहो सभी। आज फटाफट से। अब सांख्य दर्शन में जो पुरुष था वो पुरुष कितना है, बहुत्व है, तो कारिका के लिए तो स्टेप छोड़ दिया होगा आपने। अब यहाँ पर लिख दो एक बार, सांख्य दर्शने, सांख्य दर्शनानुसारम, सांख्य दर्शनानुसारम। बहुत अवेयर होकर पढ़ना पड़ता है, बहुत पूरा दर्शन है, पूरा दर्शन आपको बहुत सावधानी से पढ़ना पड़ेगा। और मैंने देखा कि आप लोगों को लीव लेनी नहीं चाहिए, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, कंटिन्यू मत शेयर।
सांख्य दर्शनानुसारम पुरुषस्य स्वरूपमस्ति। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष का स्वरूप क्या है? पुरुष बहुत्वम। ठीक है, आपका प्रश्न बनेगा इस तालिका से, ये प्रश्न बनेगा। सांख्य दर्शनानुसारम पुरुषस्य स्वरूपमस्ति। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष का स्वरूप क्या है? तो पुरुष बहुत्वम। ठीक है, यहाँ तक पुरुष का स्वरूप कैसा माना है सांख्य वालों ने? तो एकत्व बहुत्व, ऐसा बहुत्व का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो बोर्ड पर। तो अपन कह रहे हैं संसार में पुरुष बहुत्वम सिद्धम, पुरुष बहुत्व है, ये हमने सिद्ध कर दिया। तो कितनी तर्क हमने दिए? एक तो ये तर्क कितने हैं वो आएगा प्रश्न, और एक सांख्य दर्शन में पुरुष का स्वरूप क्या है? तो पुरुष बहुत्व है। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न ये बनेगा कि जनन मरण करना प्रति निवाद आयु प्रत्यक्ष ऊपर लगा ही देगा। तो पूछेगा तालिका किस प्रकार की है? इसमें कौन सी विषय वस्तु क्या बात चल रही है? तो अपन बात करेंगे पुरुष बहुत्व के बारे में। कैसे पता चलेगा? देखो, यदि इस संसार में अपन एक ही पुरुष को मानते, जैसे कि अपना ऋग्वेद का 10.90 का जो पुरुष, सुक्त का जो पुरुष था, विराट पुरुष, जिसके ऋषि नारायण थे, जिसमें 16 मंत्र थे, 1 से 15 तक अनुसूत्र 16 में त्रिशुक, उसकी अपन बात कर रहे हैं। ठीक है ना, पुरुष की अपन बात कर रहे हैं कि वो जो पुरुष था वो क्या था? सब अपन सब जितने भी प्रजा है उसका सबका मतलब वो चलता तो अपन को चलना पड़ता, वो साथ रहता तो अपन को साथ रहना पड़ता, वाली बात है। तो यहाँ पर ये जो पुरुष है सांख्य दर्शन का वो भी वैसा ही है। तो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यदि इस संसार में अपन एक ही पुरुष को यदि अपन मानते, आए समझ में, तो ये जागता तो अपन को भी जागना पड़ता, ये सोता तो अपन को भी सोना पड़ता, क्योंकि पुरुष तो एक ही है, तो अपन सभी तो यही है। ये जैसा करता वैसा अपन को करना पड़ता। लेकिन जनन, इस संसार में जितने व्यक्ति हैं वो अलग अलग समय पे जन्म ले रहे हैं, यानी कि पुरुष एकत्व नहीं है। पुरुष कैसा है? बहुत्व है। मरण, यदि पुरुष एक होता तो इसके जन्मने पर सबको जन्मना पड़ता, इसके मरने पर सबको मरना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। मरण यानी सब व्यक्तियों की मृत्यु भी अलग अलग समय पे हो रही है। आए समझ में? प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु भी कैसी हो रही है? अलग अलग समय पे हो रही है। करणा नाम, करण यानी इंद्रिया, करण शब्द का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? इंद्रिया। प्रत्येक व्यक्ति इंद्रिया, जैसे कि कोई चल रहा है तो उसकी ये वाली इंद्रिय काम कर रही है, कोई लिख रहा है तो उसकी हथेली काम कर रही है, कोई सुन रहा है, कोई सुन रहा है, तो हर व्यक्ति इंद्रिय, हर व्यक्ति की इंद्रिय अलग अलग काम कर रही है। इस संसार में जितने व्यक्ति हैं, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई खेल रहा है, कोई खा रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई रो रहा है, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, हर की अलग अलग एक्टिविटीज है। इससे सिद्ध होता है कि पुरुष एक नहीं है। पुरुष एक होता तो इसके जन्मने पर सबको जन्मना पड़ता, इसके मरने पर सबको मरना पड़ता। लेकिन जनन यानी इस संसार में इसके प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग समय पे जन्मा है। मरण, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग समय पर मरा है। करण यानी इंद्रिया, प्रत्येक मनुष्य की इंद्रिय अलग अलग समय पे अलग कार्य कर रही है। प्रतिनियमात अयुगपत प्रवृत्ति, असमान कार्य, हर व्यक्ति असमान कार्य ही कर रहा है। ऐसा तो नहीं सारे लोग अभी जैसे अपन अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच चला रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि सारे व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर कर रहे हैं, नहीं, हर व्यक्ति असमान कार्य कर रहा है। अब देखो एक घर में 6 लोग 6 असमान कार्य कर रहे हैं, तो एक समय में संसार की बात क्या है? तो अयुगपत प्रवृत्ति, युगपत यानी एक समान, अयुगपत यानी अलग अलग प्रवृत्ति यानी कार्य, हर व्यक्ति अलग अलग कार्य कर रहा है। पुरुष बहुत्वम सिद्धम, इससे सिद्ध हो जाता है कि पुरुष कैसा है? बहुत्व है। और क्या और रीजन दे रहे हैं अपन को? त्रैगुण्य विपर्यास, तीनों गुण भी तो पुरुष में अलग अलग हैं। इस संसार में जितने लोग हैं, कुछ लोग सात्विक हैं, और बताया सात्विक क्या होता है? कुछ लोग तामसिक हैं, कुछ लोग राजसिक हैं। तो इस संसार में जितने लोग हैं उनमें गुण सत्व गुण भी तो अलग अलग तरीके से है। तो इनसे सिद्ध होता है कि पुरुष एक नहीं है। पुरुष एक होता तो वो पुरुष सात्विक होता तो सबको सात्विक बनना पड़ता, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, वापस बोल के प्लीज कॉपी मत दो, कॉपी मेरे बिना भी है, मैं तो यही अवेलेबल हूं। जनन, प्रत्येक व्यक्ति का जन्म अलग अलग होता है। मरण, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग समय पे मरता है। करण, प्रत्येक व्यक्ति की इंद्रिय अलग अलग कार्य करती है। अनियमित, नियमित अयुगपत प्रवृत्ति, प्रत्येक व्यक्ति अयुगपत प्रवृत्ति असमान कार्य कर रहा है। और तीनों गुण भी तो प्रत्येक व्यक्ति में कहते हैं अलग अलग है। इससे सिद्ध होता है कि पुरुष बहुत्वम, इससे सिद्ध होता है कि पुरुष कितना एक नहीं है, कितना बहुत है। ठीक है, अब दूसरा सारे उतार लीजिए। हो चुका प्रश्न एक बनाया था हमने कि सांख्य दर्शन में पुरुष का कौन सा स्वरूप स्वीकार किया गया है? तो पुरुष बहुत्व। ठीक है, यहाँ तक पुरुष बहुत्व स्वीकार किया गया है। तालिका या तो लिखेंगे या लिख पाएंगे, है ना, जैसा भी आपका है, हिंदी लिख दीजिए, हिंदी लिख दीजिए। ठीक है, सांख्य दर्शन पुरुष बहुत्व को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन आज ग्रामर नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम बिल्कुल सामने है, तो हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस फर्स्ट ग्रेड की जो क्लासेस है वो ज्यादा करेंगे। थोड़ा सा ग्रामर को हम लोग कम करेंगे, बाकी कल से कंटिन्यू, आज तो मुझे यही करना है। चलिए आइए अपन बात कर रहे हैं, क्या लिखा है आपने? सांख्य दर्शन पुरुष बहुत्व को स्वीकार करता है। देखिए फिर, प्रत्येक व्यक्ति का जन्म, प्रत्येक व्यक्ति का जन्म कोमा मरण, प्रत्येक व्यक्ति का जन्म कोमा मरण एवं इंद्रियों के कार्य, एवं इंद्रियों के कार्य, प्रत्येक व्यक्ति का जन्म मरण एवं इंद्रियों के कार्य असमान है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म मरण एवं इंद्रियों के कार्य असमान है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति त्रिगुणों में भी भिन्न भिन्न है। प्रत्येक व्यक्ति त्रिगुणों में भी भिन्न भिन्न है। सही बात है, प्रत्येक व्यक्ति त्रिगुणों में भी भिन्न भिन्न है। इससे यह सिद्ध होता है कि पुरुष एक नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि पुरुष एक नहीं है अपितु अनेक है। पुरुष एक नहीं है अपितु अनेक है। चलिए बढ़िया, आगे होगा समझ में। प्रश्न 2 में संघात परार्थ का संबंध किससे? पुरुष सत्ता की सिद्धि से है। पुरुष सत्ता की सिद्धि के लिए सांख्य दर्शन में कितनी युक्तियां दी गई हैं? तो 5। संघात परार्थ, त्रिगुणात्, त्रिगुणादि विपर्यात्, अधिष्ठानात्, भोक्तृभावात् और केवल्यात् प्रत्यक्ष। ठीक है, फिर अपने सांख्य दर्शन वाले पुरुष का कौन सा स्वरूप स्वीकार करते हैं? तो पुरुष बहुत्व का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। बहुत अच्छा, अरे कालिका मतलब मजेदार है, इतना पढ़ाया है मैंने इन बुक्स को 18 साल मेरा पढ़ाते हुए, पढ़ाई रही हूँ, सर्वगत से जमीन तक पढ़ा रही हूँ। शुरू करें। पुरुषस्य दर्शनार्थम केवल्यात्म तथा प्रधानस्य पंगु अंधत्व उभयो अपि संयोगः तत्कृतः सर्ग। बहुत शानदार प्रश्न बनता है यहाँ से। पुरुष देखो, इस संसार में 2 कैरेक्टर हैं, सांख्य दर्शन वाले संसार की बात कर रहे हैं। कौन है? एक तो पुरुष है और दूसरा कौन है? अपनी प्रकृति। प्रकृति यानी औरत, है ना, फील करोगे तो आएगा बच्चों। कोई भी औरत, कोई भी स्त्री पात्र जब कभी तैयार होती है ना, तो सही उद्देश्य से कोई मुझे कह दे कि आप अच्छे लग रहे हो, सही बात है, सही है ना। और आगे से कमेंट भी आता है, पूछ लेते हैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही है क्या, है ना, ये दुपट्टा कैसा लग रहा है, अपन पूछ लेते हैं। यदि आगे से कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है, कोई अपन भाव नहीं दे रहा है, तो अपन आगे से खुद ही पूछ लेते हैं कि मैं कैसी लग रही है, ठीक है क्या, या बेटर पहने क्या, ऐसा पूछ लेते हैं अपन। प्रकृति चाहती है कि कोई मुझे देखे और मेरी प्रशंसा करे, आए समझ में। जबकि अपन सांख्य दर्शन के पुरुष को वो टिपिकल पुरुष मानो आप, जो कि कैसा था, मैंने कल बताया था कि कुछ फैमिली में अपने आप रहने वाले, उनको बस 2-4 चीजें बताई, सुबह की चाय, नाश्ता और क्रिकेट और टीवी के समाचार मिल जाए तो बहुत खुश है ना, वो चाहती है कोई मुझे डिस्टर्ब करे, आए समझ में। तो अपन बात कर रहे हैं कि एक मिनट में आपका आंसर बात करूंगी, इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अपन क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर ये औरत तो वो है जो कि त्रिगुणात्मिका है, तैयार होती है, सजती है, ये चाहती है कोई मुझे देखे, मेरी प्रशंसा करे, लेकिन इसका तो पुरुष बिल्कुल लगे, है ना, फिल्म की तरफ फील करोगे तो इसका पुरुष बिल्कुल लगे, ये वैसा ही टिपिकल इंसान है जैसा मैंने आपको बताया। तो प्रधान शब्द यहाँ पर प्रकृति के लिए आता है ना, एग्जाम में आता भी है प्रधान कौन है, तो प्रकृति। और टॉपिक तो प्रधान बराबर प्रकृति, प्रधान बराबर प्रकृति, बड़े बच्चों मिलता कि छोटे छोटे तो बड़े बड़े कोई याद करिए ना, तो प्रधान खाली तो वही प्रधान सब गया माइंड में, ये सब गया माइंड में, कभी नहीं भूलोगे। प्रधान बराबर कौन? प्रकृति। ठीक है, प्रधान क्या चाहती है कि कोई मुझे दर्शनार्थ यानी कोई मुझे देखे, और अपना पुरुष क्या चाहता है, अपना पुरुष विचार वो चाहती है जो मैंने टिपिकल बताया ना, वो चाहता है कि मुझे केवल मिल जाए, आगे समझ में। प्रकृति का उद्देश्य है कि कोई मुझे देखे, मेरी तारीफ करे, मेरी प्रशंसा करे, और पुरुष का उद्देश्य है कि मुझे केवल मोक्ष मिल जाए। ठीक है, आगे समझ में। प्रधान का उद्देश्य क्या है?
है, दर्शनार्थम प्रश्न आएंगे, पुरुष का उद्देश्य क्या है, केवल्यार्थम प्रश्न आएगा। आए समझ में? बहुत अच्छे समझो, समझ रहे हो आप लोग, है ना? आनंद लेके रख लेके पढ़ो, मुझे बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, अपन कह रहे हैं पंगु अंधवत उभयो अपि, उभयन ये दोनों, उभयन ये दोनों पंगु अंधवत हैं। आए समझ में? संयोग तत्कृत सर्ग, ये दोनों पंगु अंधवत हैं, लंगड़ा और अंधा अपोजिट होते हैं दूसरे के, लेकिन लंगड़ा और अंधा मिल जाए तो एक कंप्लीट इंसान बन जाता है। सही बात है। अंधा देख नहीं पा रहा तो लंगड़े के पास आंखें हैं, लंगड़ा चल नहीं पा रहा तो दूसरे पास हैं, सपोर्ट कर देगा, दोनों मिलकर कोई ना कोई गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। तो पंगु अंधवत उभयो अपि, एक प्रश्न आएगा सांख्य दर्शन में, प्रकृति पुरुष की उपमा किससे दी गई है, तो पंगु अंधवत से। एक एक प्रश्न देखो कहां से निकाल रहे हैं अपन। फिर संयोग, ये लंगड़े और अंधे यानी प्रकृति और पुरुष मिल जाएंगे तो तत्कृत बना देते हैं सर्व यानी सृष्टि को, संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कर देते हैं। सर्व यानी सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कर देते हैं। आए समझ में? अच्छे से एक बार। पुरुष चाहता है कि मुझे केवल मिले, लेकिन प्रधान चाहती है कि मुझे कोई देखे, तो यही अपोजिट हो गए दोनों। फिर अपन कह रहे हैं कि पंगु अंधवत उभयो अपि, प्रकृति और पुरुष तो लंगड़े और अंधे के समान व्यवहार करते हैं, लेकिन ये दोनों कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया ना, पंगु अंधवत। और इन दोनों का संयोग, इन दोनों का मिलन, ये लंगड़ा और अंधा इन दोनों का मिलन है, ये बना देता है किसको, संपूर्ण सृष्टि को। मैंने तभी तो कहा प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, लेकिन जब मिलते हैं ना तो कुछ क्रिएट करके क्या बना देते हैं, संपूर्ण सृष्टि बना देते हैं। आए समझ में? एक बात आप जहां पर पुरुष के दर्शनार्थम लिख दो, फिर स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से फोटो ले लो, यहां तक आप लोग प्रॉपर लिख सको। एक फिल्म में दोस्ती उसमें कुछ ऐसा ही है, मैं तो फिल्म से बहुत दूर हूं। एक होता है पुरानी फिल्म, मैंने भी शायद सुना है, लंगड़ा और अंधा दोनों मिलकर, ऐसा ही है ना। पुरुष त्रिगुण रहित, त्रिगुण क्यों आया, कहां आया भैया? अंग्रेजी त्रिगुण कहां आया? त्रिगुणातीत होगा, त्रिगुणातीत शब्द आया होगा। त्रिगुण तो पुरुष है ही नहीं, है ना, याद रखें प्लीज। अच्छा पढ़े, पढ़ते बच्चों, गलत करके मत जाओ, कंफ्यूज मत हो जाओ, है ना। पुरुष त्रिगुणातीत है, त्रिगुण तो प्रकृति और उसके बच्चे हैं। बढ़िया आगे अच्छे से रीड करो फटाफट से। पुरुष क्या चाहता है, पुरुष का प्रयोजन क्या है? बढ़िया आगे। अब देखिए एक और चीज अच्छे से समझ जाइए, बोल पा दो। अपन ये कह रहे हैं कि पुरुष पुरुष से प्रयोजन किम, हाँ इसके बारे में दिखा दूंगी, बैक में जाकर अभी इसको पढ़ लो ना। क्वेश्चन प्लीज। एक बार डिटेल लिखते हैं, देन क्वेश्चन लिखते हैं, देन इसमें बनने वाली सारी चीजें छोटी छोटी चीजें पकड़ लेते हैं। मुझे पता है इससे बाहर क्वेश्चन प्रोफेसर में या किसी भी ग्रेड में कोई क्वेश्चन जा ही नहीं सकता। बढ़िया आगे चलिए अपन बात करें कि पुरुष का प्रयोजन, केवल है। पुरुष का प्रयोजन केवल है, प्रयोजन उसके जीने का उद्देश्य, वो चाहता है किसको, केवल को। पुरुष का प्रयोजन केवल है तथा प्रधान, तथा प्रधान कॉल कर देंगे तथा प्रधान पॉसिबल प्रकृति, तथा प्रधान पॉसिबल की प्रकृति है ना। आपको याद रखना है कि प्रधान कौन था अपना, प्रकृति थी। अपन के पुरुष का प्रयोजन तो क्या है, केवल, और प्रधान यानी प्रकृति का प्रयोजन, का प्रयोजन दर्शनार्थ, प्रकृति का प्रयोजन दर्शनार्थ। पॉसिबल लिखो अर्थात कोई मुझे देखकर मेरी प्रशंसा करे। पॉसिबल लिखेंगे अर्थात कोई मुझे देखकर मेरी प्रशंसा करे, अर्थात कोई मुझे देखकर मेरी प्रशंसा करे। यह है, पॉसिबल बंद कर दो, यह है। पॉसिबल बंद करें तो लिखें यह है। चलिए पूरा रिपीट कर रही हूं। पुरुष का प्रयोजन तो क्या है, केवल, और प्रकृति का प्रयोजन क्या है, दर्शनार्थ है। दर्शनार्थ का तात्पर्य कोई मुझे देखकर मेरी प्रशंसा करे, ये उद्देश्य है प्रकृति का, बोल पाइए। किंतु पुरुष और प्रकृति, किंतु पुरुष और प्रकृति पंगु एवं अंधवत के समान, किंतु पुरुष एवं प्रकृति पंगु एवं अंधवत के समान, किंतु पुरुष एवं प्रकृति पंगु अंधवत के समान मिलकर, मिलकर सर्गह, सर्गह अर्थात संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कर देते हैं। देखो जिनकी आईडी दाइमा है, हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वी आर डूइंग ना, हम लोग कोर्स खत्म करके गुड बाय नहीं कह चुके हैं, हम लोग कोर्स पढ़ रहे हैं, इसलिए ये नहीं, ये वो नहीं, शिकायत ना करें। मैंने कोर्स खत्म करके ये नहीं कहा कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगी, चल रहा है ना, आपकी क्लास चली तो रही है। जो नहीं है वो बिल्कुल मेरी नजर में है, पढ़ेंगे उसको भी। आज 3 घंटे की क्लास है, कोई छोटी बात है क्या? पूजा जी जस्ट अभी वही क्वेश्चन आने वाला है ना, पूजा जी कौशिक जस्ट सबसे इंपॉर्टेंट वही प्रश्न बचा है, एक बार मैं कल समझा दूं। अपन बात करते हैं पुरुष का उद्देश्य कौन है, केवल, प्रकृति का उद्देश्य कौन है, दर्शनार्थ में तैयार हो जाऊं, कोई मेरी तारीफ कर दे। अपन कह रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष को पंगु अनवरत है, और ये पंगु अनवरत मिलकर भी कंप्लीट इंसान बन जाते हैं, और इसका निर्माण कर देते हैं सृष्टि का। ठीक है, चलिए संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कर देते हैं। अब बताइए अब प्रश्न क्या बनेंगे, सारे प्रश्नों पर बात कर ले अपन, ठीक है ना। प्रश्न क्या बनेंगे उसकी अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखे संस्कृत में, इतने सारे क्वेश्चन लिखूंगी कि आपकी समझ भी विकसित हो जाएगी, प्लस आपका कैसे टाइप में भी बन जाएगा ना। सांख्य दर्शने पुरुषस्य प्रयोजनम किम, सांख्य दर्शने पुरुषस्य प्रयोजनम किम, सांख्य दर्शन में पुरुष का प्रयोजन क्या है, केवल यातम, केवल प्राप्त करना। दूसरा प्रश्न, सांख्य दर्शने प्रधानस्य या प्रकृतेः प्रयोजनम किम, दर्शनार्थम। तीसरा बताइए, सांख्य दर्शने प्रकृति पुरुषयोः रामस्य रामयोः, याद है ना। सांख्य दर्शने प्रकृति पुरुषयोः, दो चीजें हो गई। सांख्य दर्शने प्रकृति पुरुषयोः संयोग कीदृशः, सांख्य दर्शने प्रकृति और पुरुष का संयोग कीदृशः कैसा है, पंगु अंधवत। कई बार इसकी संधि करके पंगवंधवत ऐसा भी देखा होगा, यह संधि पंगु ऊ को पंगवंधवत, इसी को अपन अलग अलग करेंगे तो पंगु अंधवत। ठीक है, यहाँ तक
क्लियर है? आइए आगे बढ़ें। अब एकदम ही पूछेंगे, यहाँ तक दीजिए फटाफट से ना, कर लीजिए। सांख्य दर्शनस्य पुरुषः अस्ति, एक तो पंगु है, एक अंधवत है। आए समझ में? अपन को कॉमनली यहाँ पर ये कह दिया कि एक तो अंधा है और एक लंगड़ा है, तो प्रकृति कैसी है और पुरुष कैसा है, अपन को रिकॉग्नाइज करना है। बहुत कंफ्यूजन वाला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प से पुरुष, प से पंगु कर सकते हो क्या? कर सकते हो ना? प से पुरुष, प से पंगु, तो प्रकृति कैसी हो गई? अंधी। प्रकृति अंधी हो जाएगा। बताइए। प से पुरुष, तो प से ही अपन लिखेंगे पंगु। सांख्य दर्शन है, प्रकृति अस्ति, प्रकृति कैसी है? अंधवत। फाइनली इस तालिका से इससे ज्यादा प्रश्न बन ही नहीं सकते, चाहे कोई बड़ा सा बड़ा एक्सपर्ट बन बैठ जाए ना। हेलो, 2 बजे ना, 1:30 बजे हो जाएगा। चलिए आ जाइए फटाफट से। पुरुषस्य केवल्यार्थम, प्रधानस्य दर्शनार्थम, पंगु अंगान्धवत उभयोः अपि संयोगः तत्र सर्गः। आगे समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन क्वेश्चन का। बढ़िया आगे। प से पुरुष, प से पंगु और प्रकृति अंधी। बस ये साउंड है ना, एकदम ही गूंजेगा। बढ़िया आगे, चला जाओ। इतना अच्छा लिख देता फिर मेरा। बिल्कुल मन नहीं करता है हटाने का, बहुत दुख होता है, इतना बढ़िया लिखा था। चलिए आ जाइए। बहुत अच्छी कारिका, हर कारिका अच्छी, केवल 20-25 कारिकाएं उनको छोड़कर, 72 में से 20-25 कारिका को छोड़कर हर कारिका से प्रश्न बनता है। अब देखो, मैंने आपको पूरी की पूरी सृष्टि प्रक्रिया बताई थी। उस सृष्टि प्रक्रिया को एक बार लेकर पुरुष साइड में कोने में बैठा हुआ था, याद आ रहा है कुछ? अब आप ही बताओगे मुझे, बोले एक बार। पुरुष ने साइड में बैठा हुआ था, तो अपने पुरुष का नाम रख दिया, न प्रकृति न विकृति पुरुष। इधर कौन थी सबसे पहले? प्रकृति। फिर महत, महत के नीचे अहंकार के नीचे 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 1 मन, 5 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राओं के नीचे पंच महाभूत। अरे समझ में याद होना चाहिए, मैंने उस दिन कहा था प्रश्न बनेगा। प्रकृति, अब इस कारिका को देखना अच्छे से। प्रकृति महान, यानी प्रकृति से कौन उत्पन्न हुआ? महत। तत्व यानी इसके बाद अहंकार। सही बात है। तस्मात् गणस्य षोडश का अहंकार से 16 का समूह था। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, 5 तन्मात्राएं। तस्मात् षोडश का उन 16 में से पंचभ्य यानी 5 तन्मात्राओं से पंचभूतानि यानी 5 महाभूत थे। कौन से? क्लियर? अब से देखें। प्रकृति, देखो अपना पुरुष यहाँ साइड में बैठा हुआ है, इसलिए पुरुष को न प्रकृति न विकृति पुरुष। पुरुष की विशेषता क्या थी? पुरुष विवेकी है। अच्छे से क्लियर करना, पुरुष की विशेषता पुरुष विवेकी है, अधिष्ठाता है पूरी फैमिली का, ये त्रिगुणातीत है, ये अप्रसवधर्मी है। अरे समझ में? बच्चे बता नहीं सकता, इसके पास ज्ञान है, ये अज्ञानी प्रकृति पर, ये असाधारण भी है, और ये क्या है, अपना ज्ञान जब प्रकृति पे डालेगा ना, तो फिर प्रकृति भी क्या हो जाएगी? ज्ञानवान हो जाएगी। क्लियर है? पुरुष अकेला कोने में बैठा है, प्रकृति अपना चार्ज में सबसे पहले यहाँ क्या था? प्रकृति थी, और प्रकृति किसी से उत्पन्न नहीं हुई थी, तो प्रकृति का नाम अपन ने क्या रखा? अविकृति। अपन तो विकार है, ये रिजल्ट ऑफ अवर पेरेंट्स। आए समझ में? तो अपन विकार है, लेकिन ये तो कोई विकार नहीं है, ये किसके ऊपर सुनिए, तो प्रकृति कौन हो गई? अविकृति। प्रकृति का नाम अपन ने अविकृति दिया था। प्रकृति महान, प्रकृति से कौन उत्पन्न हुआ? महत तत्व। मैंने कहा प्रकृति का बड़ा बेटा तो कौन है? महत है, और महत शब्द का तात्पर्य हो गया था कौन? बुद्धि। तब तो अहंकार, इससे कौन उत्पन्न हुआ? अहंकार। अहंकार को अभिमानो अहंकार कहते हैं हम लोग, अहंकार को अपन अभिमानो अहंकार कहते हैं। तस्मात् गणस्य षोडश का, उससे 16 का समूह उत्पन्न हुआ। आए समझ में? इससे कौन उत्पन्न हुआ? 16 का समूह। अब 16 के समूह में क्या क्या चीजें थी? याद है ना? 16 के समूह में क्या क्या चीजें थी? सबसे पहले 5 ज्ञानेंद्रिया, फिर 5 कर्मेंद्रिया, फिर 1 मन, और फिर लास्ट में 5 तन्मात्राएं, और 5 तन्मात्राओं से उत्पन्न हुए कौन? पंच महाभूत। ठीक है, ये तो याद है। अब देखो और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपसे जो पूछेगा ना वो ये डायग्राम आपको याद होगा, लेकिन इससे कठिन और क्या बन सकता है उसको भी अपन देख लेते हैं। प्रकृति महान, प्रकृति से महत तो अहंकार, उससे अहंकार, तस्मात् गणस्य षोडश का, उससे 16 का समूह, तस्मात् षोडश का, उस 16 से भी पंचभ्य पंचभूतानि। तो यहाँ पंचभ्य शब्द का क्या तात्पर्य है? सबसे पहले क्वेश्चन इस कारिका का। तस्मात् षोडश का, उन 16 में से भी जो पंचभ्य यानी 5 हैं, उन 5 से पंच महाभूत उत्पन्न हुए, तो पंच महाभूत कौन से पंचभ्य से हुए हैं? 5 तन्मात्राओं से। कंफर्म है? तो यहाँ पंचभ्य शब्द का तात्पर्य हो जाएगा कौन? पंच तन्मात्रा। आए समझ में? पेपर चेकर जो अपना ये देखा होगा ना, तो वो भी सोचेगा सब कुछ दिखा दिया, क्या और नया लाऊं, तो वो ऐसे प्रश्न देगा। पंचभ्य पंचभूतानि में पंचभ्य शब्द का क्या तात्पर्य है? पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं। तो अपन को जानना है पंच महाभूत की शक्ति पंचभ्य से, ये पंचभ्य कौन है? 5 तन्मात्राएं हुई। आया समझ में? ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ऑनलाइन ऑफलाइन वालों को तो आता ही है, बिल्कुल सामने रहते हैं, और ऑनलाइन वालों को भी बिल्कुल लाइव क्लासरूम दे रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। कोई समस्या डाउट आता है तो पूछना, जबरदस्ती डाउट में नहीं पड़ना है प्लीज।
कंटिन्यूटी जरूर रखना है ना। जिस दिन गायब हो जाओगे क्लास से एक सिंगल डे भी सब खत्म हो जाएगा। डायग्राम बनवा ही लिया था, पंचदेश शब्द का तात्पर्य पंचतन्मात्रा, ये जरूर कर लेना। ठीक है, बढ़िया आगे चलिए। दीदी फटाफट जो लिख रहे हैं। हेलो, आप 1:30 बजे कॉल करें, लाइव क्लास में ना। बिल्कुल 1:30 बजे लाइव क्लास में। हाँ जी सर, शुरू करें, चलिए आ जाइए, हो चुका है, ठीक है ना। चलिए, अद्यवसायो बुद्धि धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकम एकरूपम तामसम तद विपर्यस्तम। हमारे सब्जेक्ट के सिलेबस में केवल सांख्यिकी का ऐसा ही देखा है या कुछ सिलेबस को हिंट किया हुआ है, वो भी हम लोग थोड़ा सा देख लेना। केवल सांख्यिकी का लिखा है ना। चलो, अद्यवसायो बुद्धि धर्मो, जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना उसको भी मैं करवाती करती हूँ, क्योंकि आप पिछले में सारी जनरल असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ने भी पर्टिकुलर टॉपिक दे रखे हैं, लेकिन थोड़ा सा इर्द गिर्द में जाऊंगी, मेरी आदत है ना, थोड़ा सा इर्द गिर्द करेंगे अपन। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का बैठा है तो वहां पर कंटेंट डिसाइड दे रखे हैं, कार्यवाद, पुरुष सिद्धि, त्रिगुण, ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक दे रखे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इर्द गिर्द अपन को जाना चाहिए। अपन बात करें अद्यवसायो बुद्धि धर्मो, बुद्धि का धर्म क्या है, बुद्धि का गुण क्या है, बुद्धि की विशेषता क्या है। तो अद्यवसाय यानी निश्चयात्मक ज्ञान। देखो मन जो है, अच्छे से समझना, दो चीजें, एक मन और एक बुद्धि। मन जो है ना, जैसे कई बार ऐसा होता है, शादियों का सीजन होता है तो सेम डेट को क्या है कि दो जगह हमें इनविटेशन आता है ऐसा, शादी का सीजन होता है तो सेम डेट को, यानी 17 तारीख को अपन को अपने फ्रेंड सर्कल में भी जाना है, मम्मी पापा की तरफ से भी कहीं जाना है, पड़ोस में भी शादी, 2-3 इनविटेशन करके जाते हैं, फिर अपन प्रायोरिटी पे लेते हैं, डिवाइड जाते हैं, मम्मी पापा है वो उनके रिलेशन में जाएंगे, अपन फ्रेंड सर्कल में जाएंगे, अपन डिस्ट्रीब्यूट जाते हैं ना। तो यहाँ पर ये देखा है कि मन जो है उस कंडीशन में 17 तारीख को 3 जगह जाना है, तो मन तो ये कहेगा, मन तो ये कहता है कि ज्यादा अच्छा खाना कहाँ होगा, ज्यादा डिसिप्लिन कहाँ होगा, ज्यादा व्यवस्थाएं कहाँ अच्छी होंगी। मैं बात नहीं करती हूँ, व्यवस्थाएं कहाँ की होंगी, अपन परीक्षा जा भी आए तो अपन को फैसिलिटी प्रॉपर मिली थी, अरे समझ में 10 पकवान भले ना हो, 2 ही, लेकिन प्रॉपर तो हो, सुविधाएं तो अच्छी हो, हाइजीनिक हो, साफ सफाई हो, अपन वो चीज देखेंगे। मन तो ये कहता है कि जहाँ बेटर हो वहाँ जाओ, ठीक है। फिर मन क्या कहेगा, सुबह नहीं मैं मम्मी पापा के साथ जाऊंगा, शाम को कहेगा मैं फ्रेंड सर्कल में जाऊंगा, फिर पड़ोसी का पेशा वाला पड़ोसी के पास मन तो घूमता रहता है, यहाँ ऐसी देखूंगा कुछ, ये मन का काम है। और बुद्धि कहती है कि नहीं तुम्हें वही जाना है। आगे समझ में, मन क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा, अपने पेंडम चलाएगा, बुद्धि निश्चय करेगी कि नहीं मुझे तो वही जाना है। आगे समझ में, तो अद्यवसायो निश्चयात्मक ज्ञान कार्य किसका, बुद्धि धर्मो, बुद्धि का, बुद्धि क्या करती है, लेकिन मुझे वही जाना है। एकदम ये चीज आती है कि मन की परिभाषा क्या है, तो मन कौन है, संकल्प विकल्पात्मिकः, संकल्प विकल्पात्मिकः मनः, मन नपुंसकलिंग में है लेकिन प्रथमा विभक्ति में विसर्ग लगता है। संकल्प विकल्प, जाऊं नहीं जाऊं, नहीं जाऊं, ऐसे अप एंड डाउन का काम करेगा कौन, मन। लेकिन बुद्धि क्या काम करेगी, देखो बुद्धि के लिए हर जगह निश्चयात्मिका बुद्धि, बुद्धि हर जगह निश्चयात्मिका यानी निश्चय कर देगी, या फिर अद्यवसायो बुद्धि धर्मो, ये कॉमन है हर दर्शन में, इसलिए लिखा दिया मैंने अद्यवसायो बुद्धि धर्मो। बुद्धि का धर्म क्या है, निश्चय करेगी, अद्यवसाय यानी वही निश्चय। मन क्या करेगा, संकल्प विकल्प, जाऊं नहीं जाऊं, और बुद्धि क्या करेगी, निश्चय करेगी। बुद्धि करती है निश्चय और मन करता है दो मत, ठीक है। कौन भारी पड़ा फिर, दो मत से भारी पड़ जाएगी ना बुद्धि, ठीक है। ये थोड़ा सा फील करना, ये हर दर्शन में आएगा, इसलिए मैंने लिखा दिया। इस तालिका में अद्यवसायो बुद्धि धर्मो नाम से किसको परिभाषित किया गया है, ये महत का लक्षण है, महत यानी बुद्धि, सही बात है, ये महत यानी बुद्धि का लक्षण है कि अद्यवसायो बुद्धि धर्मो। एक बार बता दीजिए सब कुछ, फिर मैं बताऊंगी प्रश्न यहाँ से क्या बनेगा। धर्मों को छोड़ना, अद्यवसाय बुद्धि से कर लो आप, धर्मों को अपन नेक्स्ट वाले शब्द के साथ काउंट कर लेंगे। अद्यवसाय बुद्धि, धर्म शब्द को आप यहाँ से चाहो तो काट दो, अद्यवसाय बुद्धि से कर लो। निश्चयात्मक ज्ञान बुद्धि का गुण यानी विशेषता है, हो चुका। परीक्षा में आपसे पूछे प्रश्न क्या बनेगा वो आ जाओ एक बार। अद्यवसाय बुद्धि इति कस्य लक्षणम, महत का, है ना, ठीक है। सांख्य दर्शन है, हिंदी लिखी क्या कुछ यहाँ पर, कुछ भी हिंदी लिखी ना, कालिका के लिए थोड़ा, ताकि कालिका के लिए थोड़ा ना आ जाइए। प्रस्तुत कालिका में, कालिका के लिए थोड़ी लिखो, प्रस्तुत कालिका में बुद्धि का लक्षण एवं भेद बताए गए हैं। प्रस्तुत कालिका में बुद्धि का लक्षण एवं भेद बताए गए हैं, प्रस्तुत कालिका में बुद्धि का लक्षण एवं भेद बताए गए हैं, ठीक है। यहाँ तक चलिए, अपन कहाँ बात कर रहे थे, बुद्धि का लक्षण बराबर बताए गए हो गया। अब देखिए बुद्धि का लक्षण, बुद्धि का लक्षण क्या दिया गया है सांख्य दर्शन में, बुद्धि का लक्षण बराबर अद्यवसायो बुद्धि, बुद्धि का लक्षण बराबर अद्यवसायो बुद्धि, बुद्धि का लक्षण क्या है, अद्यवसायो बुद्धि, रहेगा याद, बुद्धि का लक्षण क्या है, अद्यवसायो बुद्धि, ठीक है। चलिए आइए, इस कालिका में बुद्धि का लक्षण और बुद्धि के भेद बताए गए हैं, तो बुद्धि का लक्षण क्या था, अद्यवसायो बुद्धि। और यदि प्रश्न पूछे अद्यवसायो बुद्धि इति कस्य लक्षणम, अद्यवसायो बुद्धि इति कस्य लक्षणम, महतः, किसका, अद्यवसाय बुद्धि किसका लक्षण, महत का, है ना, बुद्धि को महत्व है, हाँ महत्व देगा ना, तो बुद्धि को दूसरा नाम इसका, तो अद्यवसाय बुद्धि इति कस्य लक्षणम, महत, महत का, महत बुद्धि है, कंफर्म यहाँ तक। अब इसके भेदों की अपन बात करें, बोल कर आ जाओ, इसके भेदों की अपन बात करें, बोल कर आ जाओ। वापस आ जाइए, अपन से क्या कहें, अद्यवसाय बुद्धि निश्चयात्मक ज्ञान किसकी विशेषता है, बुद्धि की, सभी बोल कर रहे हैं प्लीज, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी बोल कर रहे हैं। ये तो बुद्धि की क्या हो गई, परिभाषा या लक्षण हो गया, ये बुद्धि की परिभाषा या लक्षण हो गया, कौन सा, अद्यवसाय बुद्धि। अब अपन से कह रहे हैं कि बुद्धि के तो सात्विक और तामस नामक दो भेद हैं। अरे समझ में बहुत अच्छे से याद करो, ये रही अपनी बुद्धि, इसका नाम क्या है, इसका कार्य क्या है, अद्यवसायात्मक, अद्यवसाय बुद्धि, इसकी परिभाषा हुई कौन, अद्यवसाय बुद्धि। अब ये बुद्धि कितने प्रकार की है, दो प्रकार की, सात्विक तामस। कौन कौन से भेद हो गए बुद्धि के, सात्विक जो ऋषि मुनियों में रहता है, और तामस जो राक्षसों में रहता है, दो प्रकार की बुद्धि होती है। या तो ऋषि मुनियों की सात्विक बुद्धि होगी, होती है कई बार अपनी, अभी से मेरी खूब पढ़ो, खूब अच्छे से करो, फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा, मेरी तामसिक बुद्धि हो जाएगी। खाए समझ में, बुद्धि दो प्रकार की, सात्विक और तामस। सात्विक बुद्धि में तो चार चीजें, सात्विक बुद्धि के भी पुनः कितने भेद हैं, चार, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य। सात्विक बुद्धि के कितने भेद हैं, चार, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, ठीक है, धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य, ठीक है। तामसिक बुद्धि तद विपर्यय, उसके विपरीत होगी। आया समझ में, तामसिक तत्व का अपोजिट तामस होता है, तो सात्विक बुद्धि की अपोजिट ही तो हो जाएगी तामसिक बुद्धि। तो धर्म, धर्म का अपोजिट क्या हो जाएगा, अधर्म, ज्ञान का अज्ञान, वैराग्य का, बिल्कुल वैराग्य का हो जाएगा राग,
और वैराग्य भी कह सकते हैं, लेकिन राग कहेंगे ना, ठीक है, राज्य राग राग नहीं आ सकती तो वैराग्य। फिर ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? कॉन्सेप्ट क्लियर? अब देखिए शुरू से पूरा पूरा समझना है, आपको डायग्राम याद करो। सबसे पहले बात करें किसी बुद्धि, बुद्धि क्या करती है, निश्चय करती है। बुद्धि कितने प्रकार की होगी? दो। अपने आप में ले लो ना, अपन अच्छे से बात करें। सात्विक बुद्धि अपन को गुस्सा आ गया, अपने खून कर दिया किसी का, तामसिक बुद्धि, सात्विक बुद्धि में धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, और उधर अधर्म अज्ञान राग अनैश्वर्य, ठीक है, याद करके लिखना। रजिस्टर नहीं बने, याद रखना। रजिस्टर तो पिछली बार भी आप लोगों ने ऑनलाइन किसी और एप्लीकेशन लिया होगा और वहां नोट बनाए होंगे, रजिस्टर तुम्हारे भरे होंगे, लेकिन समझ पहली बार रहे हैं आप लोग। समझ में आ रहा है ना? सांख्य का एक कंटेंट छान दो, है ना, एक कंटेंट छान दो, एक कंटेंट याद कर लो। पूजा जी कह रहे हैं दूसरे इंस्टीट्यूट में तो पीडीएफ सेंड हो जाती है, देख लो, पढ़ लो, ऐसा नहीं है। सांख्य दर्शन को जब तक कोई एक्सपर्ट नहीं समझाएगा ना, समझ में आ ही नहीं सकता है। और बहुत शांति से पढ़ने की विषय वस्तु है, आराम से टाइम लगाकर पढ़ाओ इसको। शुरू करें? हो चुका है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखो, सबसे पहले प्रकृति की बात की। पुरुष कौन है? ना प्रकृति ना विकृति, पुरुष। पुरुष की बात कर ली। अब प्रकृति कौन है? अविकृति है। प्रकृति अपनी कौन है? अविकृति है, ठीक है। फिर अपने महत्व के बारे में पढ़ा, महत्व बोल तो याद है, महत्व कौन से क्लियर? महत्व कौन है? बुद्धि। और अद्य बताइए बुद्धि, बुद्धि कितने प्रकार की? अपन अच्छे हैं तो सात्विक बुद्धि, अपन बुरे हैं तो तामसिक बुद्धि। सात्विक बुद्धि में धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, इधर इनके विपर्य उल्टे कर दो। फिर आ जाइए अपन प्रकृति, महत्व, अहंकार। अहंकार क्या है? समझ तो यहाँ जो फिल्म चल रही है, अपन बारे किससे? अहंकार, अभिमानो अहंकार। मैं ये रोज बोल रही हूँ ना, अभिमान की कौन है? अहंकार है, बोल पा दो। अभिमानी कौन है? अहंकार है। तस्मात् जनित अहंकार से द्विविध यानी दो प्रकार का सर्ग यानी सृष्टि बनती है। अरे समझ में? अभिमानी कौन है? अहंकार है। इससे कितने प्रकार का संसार, सर्ग यानी संसार या सृष्टि, कितने प्रकार की सृष्टि बन रही है? द्विविध यानी दो प्रकार की, ठीक है। तो चलिए अपन बात कर रहे हैं किसकी? अभिमान की। प्रकृति महत्व अहंकार की ना, प्रकृति महत्व अहंकार। अपन बात कर रहे हैं अहंकार की, और अहंकार की परिभाषा क्या है? अभिमानो अहंकार। तो अपन कह रहे हैं ये अहंकार कितने प्रकार का? बुद्धि भी दो प्रकार की, अहंकार भी पुनः कितने प्रकार का? दो प्रकार का। द्विविध सर्ग प्रवर्तते, दो प्रकार का सर्ग उत्पन्न होता है। यहाँ तक बनाते हैं चार चीज ना आप लोग। अहंकार से दो प्रकार के सर्ग यानी सृष्टि उत्पन्न होगी, सात्विक और तामसिक। वही नाम वापस कर दो। कौन से नाम है अपने? एक तो सात्विक बुद्धि, तो देखा सात्विक अहंकार, तामसिक बुद्धि तो तामस अहंकार, ठीक है, सात्विक और तामस। बढ़िया आगे। अहंकार भी दो प्रकार का है बुद्धि के जैसा, सात्विक और तामस। सात्विक बुद्धि में जाएंगी 11 इंद्रियां, 11 इंद्रियां सात्विक बुद्धि में जाएंगी, 11 इंद्रियां, ठीक है यहाँ तक। और तामसिक अहंकार, तामस अहंकार में जाएगा पंच तन्मात्रा। लिख दो, याद कर लो, लिख दो, याद कर लो, हाथों हाथ। बढ़िया आगे। कुछ याद? प्रकृति महत्व अहंकार, अभिमान अहंकार। अहंकार भी वही बुद्धि के जैसा ही होता है, सात्विक और तामसिक। सात्विक में होगी 11 इंद्रियां और तामसिक में जाएगा क्या? पंच तन्मात्राएं, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या? डायग्राम याद करना है, डायग्राम याद करना है ना प्लीज। शुरू कर दीजिए, इसके पश्चात हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो कार्यक्रम में सात्विक एकादश प्रवर्तते। सात्विक में एकादश 11 चीजें हैं, तो अपने पढ़ लिया ना। सात्विक बुद्धि में तो एकादश इंद्रियां हैं, और तन्मात्र तामस, तामस में कौन है? 5 तन्मात्राएं, हमने पढ़ लिया, ठीक है। आगे समझ में, हम उसमें डायग्राम में इंक्लूड कर चुके थे। अब देखो बुद्धि इंद्रियाणि, चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन त्वग आख्यानि। चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन त्वग, और देखो वाक पानी पाद पायु उपस्थानी कर्मेंद्रियाणि आहु। ये 5 क्या है? बुद्धि। बुद्धि यानी कि ज्ञानेंद्रिया। बुद्धि ज्ञान देती है ना, तो इसको कहा है बुद्धि को ही क्या कहा है? ज्ञानेंद्रियाएं कहा है। बुद्धि ज्ञान देती है। बुद्धि इंद्रियाणि किसे कहा गया है? बहुत छोटा माइनस का प्रश्न है। बुद्धि इंद्रियाणि कौन सी इंद्रियां हैं? 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, माने कौन सी इंद्रिया? बुद्धि इंद्रिय। तो बुद्धि इंद्रिय, बुद्धि क्या देती है? ज्ञान। बुद्धि इंद्रिय बराबर ज्ञानेंद्रिय। कितना माइनस क्वेश्चन देखो, अरे समझ में? बुद्धि इंद्रिय किस इंद्रिय को कहा गया है? तो ज्ञानेंद्रिया को, ठीक है, पहला प्रश्न। अब ज्ञानेंद्रिय कितनी है? 5। श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण, ठीक है ना, लिखेंगे अपन। चलिए कालिका के लिए छोड़ दो एक बार, कालिका के लिए छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। फिर लिखिए बुद्धि इंद्रियाणि बराबर ज्ञानेंद्रिया, बुद्धि इंद्रियाणि बराबर ज्ञानेंद्रिया। आया कुछ समझ में? बुद्धि इंद्रिय किस इंद्रिय को कहा जाता है? बुद्धि इंद्रिय कौन सी इंद्रिय है? तो बुद्धि इंद्रिय ज्ञानेंद्रिया, बुद्धि इंद्रिय बराबर ज्ञानेंद्रिया, ठीक है यहाँ तक। और देखो आपको कुछ ऐसे याद करना है, श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण, और 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? लिखना, श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण। श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण। जिह्वा को रसन कहा है, जिह्वा को इन्होंने रसन यानी रचना, रसन कहते हैं, रसन यानी चखना। हो जाएगा? नाम याद करने के लिए प्रश्न आ सकता है। रसन की विषय इंद्रिय, रसन किस प्रकार की इंद्रिय है? ज्ञानेंद्रिय। पंचतंत्र की आवश्यकता इसलिए देखो क्योंकि नाम देखो, बुद्धि इंद्रिय का नाम क्या है? ज्ञानेंद्रिय की बुद्धि क्या प्राप्त करती है? ज्ञान प्राप्त करती है। कौन सी क्लियर? ज्ञानेंद्रिय कितनी है? तो 5। ये नॉलेज देंगी। अब देखो श्रोत्र, आपने सुना कि बाहर बहुत बड़ा जुलूस जा रहा है, तो आपने ज्ञान प्राप्त किया, बात बहुत भीड़ है, तो क्या नहीं पता। अभी दोपहर में 2-3 बजे धूप में निकल पड़े ना, बहुत गर्मी सीन चल रही है, तो क्या नहीं पता आपको ज्ञान दे रही है, ठंडे क्या गर्मी है। चक्षु यानी आंखें, अपन को ज्ञान दे रही है कि अभी दिन है कि रात है ना, सारी चीजें। रसन, जीवा को इन्होंने रसन क्या दिया? रसन, रसना किया कभी? रसना तो रसन जीवा ही तो है, कैसे देखिए अपन को, तो रसन से ही संस्कृत, रसन से तो रसना नाम पड़ा। अब देखो बिना संस्कृत कोई चीज, कोई शब्द की उत्पत्ति नहीं हो सकती। रसन यानी रसना, लिक्विड है ना, रसन यानी जीवा, जीवा का कैसे चलेगा? में घ्राण यानी नाक, नाक के खुशबू आ रही है, बदबू, ये सब ज्ञानेंद्रिय है। ये नॉलेज देती है कि ये चीज हो रही है। अरे तो मुझे पूछे रसन किस प्रकार की इंद्रिय है, तो रसन आपको बताती है किस खट्टी है, मीठी कड़वी है, तो ज्ञान तो दे रही है अपन को। अब ये तो
ज्ञानेंद्रिया। अब देखो वाक यानी चलना, पानी यानी हाथ, पाद पायु और उपस्थ, ये सारी कौन कर्मेंद्रिया हैं। तो कर्मेंद्रिया के नाम भी आपको याद करना है। आप ज्ञानेंद्रिया बराबर इनके नाम लिख दो और कर्मेंद्रिया बराबर वाक, पानी, पाद, पायु और उपस्थ लिख दीजिए ना फटाफट से। बढ़िया है, नाम याद करने हैं आपको, ठीक है ना। देखो पायु यानी कि गुदा, अपने शरीर में जो गुदा है ना, जिससे कि हम मल त्याग करते हैं, सारी प्यूरिफाई चीजें बॉडी में रह जाती हैं, चीजें वो जो बेस्ट चीजें हैं वो निकल जाती है शरीर से बाहर, तो गुदा जो ये काम कर रहा है प्यूरिफाई करने का उसको कहते हैं कौन, पायु। और ऊपर से जो है वो लिंग है ना। पाद यानी पैर, पानी यानी हाथ, वाक यानी वाणी। चलिए बढ़िया है, पांच ज्ञानेंद्रिया क्या है, स्वतः चक्षु जिह्वा ग्रहण, उधर कौन है वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ। ये याद ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। पांच ज्ञानेंद्रिया कौन सी, पांच कर्मेंद्रिया क्या है, आप आपसे पूछे उपस्थ, उपस्थ कह आए तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी आएंगे, याद नहीं है तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, अक्कर बक्कर का काम नहीं होगा, अक्कर बक्कर के आंसर भी निकलेंगे, ठीक है। बढ़िया है, चलिए। बुद्धि इंद्रिया यानी ज्ञानेंद्रिया, ये जरूर याद रखना, कर्मेंद्रिया को कर्मेंद्रिया ही कहते हैं, याद रखा है। बढ़िया है, चलो। उभयात्मकम अस्य मनः, देखो मन की परिभाषा मैंने बताई थी, संकल्प विकल्पात्मकम मनः। मन क्या करता है, संकल्प विकल्प, मैं जाऊं फिर नहीं, मैं कभी जा रहा हूं, तो मन क्या करेगा, दो मत देगा। तो यही तो बात यहां पर लिखी है, उभयात्मकम मनः। देखो मन किस प्रकार की इंद्रिय है, देखो पंच कर्मेंद्रिय आपको पता है, वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ, पांच ज्ञानेंद्रिय आपको पता है, श्रोत्र तक चक्षु जिह्वा ग्रहण। अब ये मन जो है वो किसमें जाएगा, ज्ञानेंद्रिय में जाएगा या कर्मेंद्रिय में जाएगा। आपको याद रखना है कि मन उभयात्मक है, वो ज्ञानेंद्रिय में भी जा सकती है और कर्मेंद्रिय में भी जा सकती है। आए समझ में, मन उभयात्मक इंद्रिय है, वह ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों में जा सकती है, ठीक है। कायदा के लिए छोड़ दें, फिर आ जाओ बोर्ड पर। उभयात्मकम कस्य विशेषता, उभयात्मक किस इंद्रिय की विशेषता है मन की, कि वो कहां जा सकता है, ज्ञानेंद्रिय में भी एज वेल एज कर्मेंद्रिय में भी। संकल्पम इंद्रियम, ये संकल्प विकल्प करेगा, देखो शब्द बताया याद है ना। मन क्या करेगा, संकल्प विकल्प में जाऊं, सोचे बात नहीं, मैं कभी जा रहा हूं, तो मन तो कंफ्यूज करेगा, बुद्धि डिसाइड करेगी नहीं, तुझे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। गुण परिणाम ठीक है, कुछ मतलब नहीं है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक और दो, ठीक है। कायदा के लिए छोड़ दो, दोनों प्रश्न क्या बनते हैं लिख देते हैं, चलो। कायदा के लिए छोड़ दो, दोनों प्रश्न क्या बनते हैं। मन की विषम, मन किस प्रकार का, मन किस प्रकार का है, मन कैसी इंद्रिय है, तो उभयात्मक इंद्रिय। मन किस प्रकार की इंद्रिय है, तो उभयात्मक इंद्रिय, यानी कि मन ज्ञानेंद्रिय में भी जा सकता है और कर्मेंद्रिय में भी जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक मन ज्ञानेंद्रिय में भी जा सकता है और कर्मेंद्रिय में भी। मनसा यानी मन का, कार्य यानी कार्य क्या है, संकल्प विकल्प में जाऊं कि नहीं जाऊं, संकल्प, संकल्प इंद्रियम, संकल्प विकल्प करने वाली इंद्रिय है ये। बढ़िया आगे, अपन एक ही बारे में बात करें, प्रकृति के बारे में बात कीजिए, महत्व के बारे में, फिर अहंकार के बारे में, फिर पांच पांच ज्ञानेंद्रिय हो चुकी, पांच कर्मेंद्रिय हो चुकी, मन के बारे में हमारी बात होगी कि मन को संकल्प विकल्प करता है, मन को उभयात्मक है, ये ज्ञानेंद्रिय में भी जा सकता है और कर्मेंद्रिय में भी जा सकता है, यहाँ तक बातें हो चुकी है ना। अब आगे बताइए क्या लिखा है। करण तयोर से प्रश्न आ सकता है, करण, करण यानी इंद्रियों के कार्य, करण, करण क्या चीज है, करण, करण कौन है, इंद्रियां, करण कौन होती है, इंद्रियां, तो इंद्रियों के कार्य यहाँ पर बताए गए, इंद्रिया और इंद्रियों के कार्य। करण तयोर से सबसे पहले अपन चार बनाते, करण जो है वो कितने प्रकार के हैं, दो, अंतःकरण और बाह्यकरण। डायग्राम बनाते चलो। करण कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के, करण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, अंतःकरण और बाह्यकरण, ठीक है। मैंने कहा इंद्रियों के कार्य कितने हैं, तो तीन, कौन कौन से, आहरण, धारण, प्रकाशकरण। इंद्रियों के कार्य कितने हैं, तीन, आहरण, धारण, प्रकाशकरण। बढ़िया आगे, इंद्रियों के करण कितने हैं, इंद्रियां कितने प्रकार से कार्य करती हैं, तीन प्रकार से, आहरण, धारण और प्रकाशकरण। देखिए बस, क्लियर, डायग्राम बनाया कुछ। अपन क्या करें, करण यानी कि इंद्रियां, इंद्रियों को भी दो भागों में बांट दिया, अंतःकरण और बाह्यकरण। आए समझ में, देखो पांच ज्ञानेंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, एक मन, कितने हो गए 11, और एक महत्व और अहंकार, कितने हो गए 13। तो एकदम में भी आए कि करण पतिविध, कुल करणों की संख्या कितनी है, 13। डायग्राम में अटैच करो, बहुत बढ़िया से करवा दी सब चीजें। करण पतिविध, करण कितने हैं, तो 13, करण कितने हैं, तो 13, ठीक है। आगे समझ में, टोटल करण कितने होते हैं, 13, 13 में से सबसे पहले याद करें 11 तो इंद्रियां हैं, पांच ज्ञानेंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, एक मन, और मन और कौन हो गए, महत्व और अहंकार। आए समझ में, 11 इंद्रिया और महत्व अहंकार, इन सबको जोड़ने पर 13 बनेंगे, 13 के समूह को अपन कह रहे हैं कौन, करण। तो ये 13 चीजें मिलकर क्या काम करती है, आहरण, धारण और प्रकाशकरण।
करणों के प्रमुख कार्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? आहरण, धारण और प्रकाशकरण। अब इन 13 को अपन दो भागों में बांट रहे हैं, कुछ तो है अंतःकरण और कुछ कौन है बाह्यकरण। अंतःकरण वो होंगी जो कि अंदर रहेंगी। मन कहाँ रहता है? मेरा मन लगता है अंदर ना, मन, बुद्धि, अहंकार। मैं ऊपर से बड़ी बहुत बोली बनूं, लेकिन मेरे मन में अहंकार है, तो अहंकार तो अंदर दिखाई नहीं देगा। मन भी अंदर है, बुद्धि भी अंदर है, मेरे शरीर के अहंकार भी अंदर है, तो आंतरिक या अंतःकरण में आ जाएंगे मन, बुद्धि, अहंकार। आपको फील करो कौन सा रहेगा? अंतःकरण अंदर कौन कौन रहता है? मन अंदर रहता है, बुद्धि अंदर ही रहती है और अहंकार अंदर ही रहता है, दिखाई नहीं देता, शरीर के बाहर लटक नहीं रहा है। मन, बुद्धि और अहंकार तो अंतःकरण है, सोचोगे तो याद आएगा। अपने कहा 11 इंद्रिया प्लस महत्व और अहंकार, ये सब मिला के कितने हो गए? 13। इन 13 को अपने आज नाम दे दिया कौन? करण। और इन करणों का कार्य क्या है? आहरण, धारण और प्रकाशकरण। इन 13 को अपने दो भागों में बांटा, अंतःकरण और बाह्यकरण। अंदर कौन कौन है 13 में से? मन अपने अंदर है, दिखाई नहीं दे रहा, बुद्धि अपने अंदर दिखाई दे रही और अहंकार भी किसी के अंदर है, ऊपर से नीचे बनते हैं लोग। लेकिन अचानक से अंदर क्या होता है? अहंकार तो अंदर दिखाई देता नहीं है ना, तो जिससे अंदर रहेंगे, इधर रहेंगे, उनको कहेंगे अपन कौन? अंतःकरण, है ना। निम्नांकित में से कौन एक अंतःकरण नहीं है, तो प्रश्न आएगा। है समझ में? इसलिए बढ़िया से तैयारी करनी। अंतःकरण को अंदर कौन रह रहा है? अब देखो, ज्ञानेंद्रिय यानी आंखें बाहर दिख रही हैं, आंखें, नाक, कान, ये सब बाहर, बच्चा बाहर दिख रहे हैं, हाथ, पैर सब बाहर दिख रहे हैं ना, ये सब कौन हो गए? बाह्यकरण हो गए। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय बाहर दिखाई दे रही है, तो ये सारे कौन हो गए? बाह्यकरण। कंफर्म यहाँ तक? तो चलिए अपन के अंतःकरण में मन, बुद्धि, अहंकार और बाह्यकरण में है कौन? 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, क्योंकि हाथ पे वगैरह बाहर दिखाई दे रहे हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय प्लस 5 कर्मेंद्रिय। कंफर्म है? याद करना पड़ेगा ना, लिखने से नहीं चलेगा काम। लिखो, हाथों हाथ याद कर दो। समझ आ रहा है? वापस देखें, याद करो प्लीज। करण कितने हैं? 13। 13 में कौन आ गए? 11 इंद्रियां गई और 2 कौन आ गए? महत्व और अहंकार। इन सबको लेकर अपने दो भागों में बांट दिया, अंतर और बाह्य। शरीर के अंदर कौन कौन है? मन, बुद्धि और अहंकार और बाहर दिखाई दे रहे हैं कौन? कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, अब और देखो, और क्या समझना है? ये तो बहुत दिखने चला जाएगा, लेकिन फिर मैं समझा देती हूँ, नहीं पूछेगा एग्जामिनर। 5 कर्मेंद्रियां क्या करती है? देखो, हाथ, पैर, ये सब आहरण का काम करते हैं, पकड़ने का। ज्ञानेंद्रिय क्या करेंगी? पकड़ने का। ये आहरण का काम करते हैं, आहरण नहीं पकड़ना। 5 कोई कर्मेंद्रिय आहरण का काम करती है। ज्ञानेंद्रिय प्रकाशकरण, ज्ञानेंद्रिय आंखें के लिए कि हाँ सुबह हो गई है, आए समझ में? ज्ञानेंद्रिय क्या करती है? प्रकाश करती है, ज्ञान देती है, नॉलेज देती है। अंतःकरण धारण करती है किसी चीज को, किसी को क्या अपन सोचते हैं मन में अच्छा गुस्से वाला चीज है, अपन कुछ एक्सेप्ट करते हैं अंदर। ये तो बहुत दिखने हो जाएगा, लेकिन लिख जरूर देना आपको ना कि कर्मेंद्रिय आहरण करती है, ज्ञानेंद्रिय प्रकाश देती है और अंतःकरण धारण करते हैं किसी चीज को, यानी कॉन्सेप्ट बनाते हैं। हो चुका? ठीक है, डायग्राम से बनाइए ताकि आप याद करो। आपको क्या करना है? पढ़ते समय किसी डायग्राम डालो, सोचे समझो, फिर रखो कि मैं खुद बनाऊं, उसको माइंड में रखो, खुद बनाओ कि ये है करण, कितने प्रकार का 13, करण का कार्य क्या है? आहरण, धारण और प्रकाशकरण। उन्हें कितने प्रकार का 2 अंतर और बाह्य। अंतर में कौन जाएगा? लिखो, बाह्य में कौन जाएगा? लिखो। हाथ चलना चाहिए यहाँ पर। आपने रीडिंग लगाई, वो रीडिंग हुई, वो पढ़ना नहीं हुआ। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पढ़ना हुआ, वो कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए नहीं है। आप एक एक कॉन्सेप्ट समझो, खुद आपको लिख के देखो ना उसको कि आप कितने सही हो। ठीक है, बढ़िया है। अंतःकरण, त्रिविधम, वही बात हो गई जो अपने डायग्राम में बनाई। अपन क्या करें? पूरा कॉन्सेप्ट समझ के इसका डायग्राम बना देते हैं। वो की वही बात आ रही है, अंतःकरण, त्रिविधम। अंतःकरण तो 3 प्रकार का है, कौन कौन सा बताओ? अंतःकरण कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, मन, बुद्धि और अहंकार। दशधा बाह्यम। बाह्यकरण कितने प्रकार का है? दशधा यानी 10 प्रकार का। त्रयस्य विषयाख्यम, ठीक है, इनके 3 विषय हैं। संपत कालम बाह्यम, त्रिकाल, कुछ मतलब नहीं है, एक और दो, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट थी, दोनों कर दी, बढ़िया आगे लिख चुके हैं, कुछ नहीं लिखना। अब देखिए यहाँ से एक चीज इंपॉर्टेंट बनती है, नेक्स्ट बताइए। एक चीज यहाँ से थोड़ी इंपॉर्टेंट बनती है, लिख देते हैं उसको, शुरू करें। देखो, शांत करण, बुद्धि, सर्व विषय अवगाहन, यस्मात् तस्मात् त्रिविधम करण द्वाराणि। 3 जो करण है, 3 करण कौन से हो गए? अंतः या बाह्य? अंत हो गए ना। अपन से कहा है त्रिविधम करण द्वाराणि, त्रिविध जो करण थे उसको तो द्वार कहा है, द्वार। त्रिविधम करण द्वारी, द्वाराणि शेषाणि। अपन से सिर्फ हल्का याद रखना है, जो त्रिविध करण लिखे ना आपने, उसके साथ लिखो द्वाराणि, और जो 10 करण लिखे है ना, त्रिविध करण तो द्वारी है, और 10 जो लिखे ना उसका आंसर लिखो द्वाराणि। आपके पास कॉलम बना हुआ है, ये त्रिविध करण जो अंतःकरण है उसके नीचे लिखो द्वारी, 3 करण के नीचे तो लिखो कौन? द्वारी, और 10 के पास चले जाओ और वहां लिखो द्वाराणि। द्वारी शब्द का तात्पर्य है घर, यानी कि ये 3 करण तो घर हैं, यानी कि मुख्य है। और 10 करण कौन है? खिड़की और दरवाजे हैं, खिड़की और दरवाजे हैं, यानी कि कहते हैं गौण है। कुछ आया क्या समझ में? इसको कहते हैं सांख्यिकारी। इससे पहले भी सांख्यिकारी का पढ़ी होगी, लेकिन ये है सांख्यिकारी, एक एक चीज निकल कर आ रही है। समझ गए पूरी? कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? पूरा करण का चार्ट बना सकते हो आप, एक बार रीडिंग लगाओ, रफ पेज लेकर बैठ जाओ, पूरा करण का डायग्राम बना सकते हो पूरा पेज भर के, तब जाके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर मुझे नहीं लगता चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो या नेट हो या फर्स्ट ग्रेड हो, किसी की भी हिम्मत नहीं कि आपको फेल कर दे। 3 जो करण है वो मुख्य है, तो उनको तो अपने कह दिया कि वो घर है। वो कौन है? घर है, और घर में हजारों दरवाजे, खिड़कियां बहुत सारे होते हैं, तो गौण है कौन? 10 करण। आगे समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि त्रिविध अंतःकरण ही मुख्य है, यानी कि द्वारी, यानी घर है, और अन्य जो करण है सारे के सारे 10, वो तो खिड़की दरवाजे कैसे गौण है? खिड़की दरवाजे कैसे बहुत सारे होते हैं ना। ऑनलाइन वाले बच्चों से कमेंट सुनना चाहूंगी, क्या समझ में आ रहा है? क्या आपने ऐसा कंटेंट पढ़ा कभी? सांख्यिकी आपने पढ़ी होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही नहीं हो रहे, फटाफट से जागो। बढ़िया, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? कहीं ऐसा नहीं मेरा ही होता जा रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर, ऐसा नहीं हो रहा। तो मैं तो इतना एंजॉय कर रही थी, क्या बताऊं, जैसे दिवाली आ गई, आपकी दिवाली आ गई ना। शुरू करें, मजा आ रहा है? एक एक कॉन्सेप्ट को छान दो बच्चों, अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत अच्छी बात है, चलो शुरू करें। समझ में आ गया पूरा करण? एक बार पढ़ के फिर रफ पेपर पे जाओ, रफ पेपर पे जाके एक एक कॉन्सेप्ट को लिखो, तब जाके चैप्टर पूरा वही मानवा। आप रीडिंग लगा रहे हो तो रीडिंग तो अखबार की भी रोज लगा रहे हो, उससे क्या हुआ? है ना, जिस पर रीडिंग मतलब आप पढ़ो, समझो, और क्वेश्चन को इतने बना के दे रही हूं, यहाँ पर नहीं है, एक एक शब्द से क्वेश्चन बना रहे हैं। बढ़िया, आगे छोटे छोटे क्वेश्चन पर कर लेते हैं अपन। आ जाइए, नेक्स्ट तारीख क्या रही है? 5 तन्मात्राएं कैसी होती? सूक्ष्म होती है, ध्यान दीजिएगा। तन्मात्राणि अविशेषः, तन्मात्राणि इको 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 यह है तो लेकिन यह पूरा है तो अविशेषः। तन्मात्राएं अविशेष होती है। तो अपन देखो तन्मात्रा क्या है, कहां से अपन चले थे? आपको पूरी जर्नी आ गई अपनी। पुरुष न प्रकृति न विकृति, फिर बना गई प्रकृति, जो कि कौन थी? अविकृति। फिर महत्व पढ़ा अपने से, महत्व कितने प्रकार का? 2, सात्विक और तामसिक। सात्विक और तामसिक, सात्विक में धर्म ज्ञान, याग, ऐश्वर्य और सब विपर्य, उसके विपरीत कौन थे? तामसिक थे, है ना।
किसको? पंच महाभूत को। ये तो कॉम्बिनेशन याद है आपको? पंच तन्मात्रा से ही कौन उत्पन्न हुआ था? पंच महाभूत। तो अपन कह रहे हैं पंच तन्मात्रा, देखो ये महाभूत महा बड़ा है तो नेचुरली इसको सूक्ष्म ही तो होना पड़ेगा, इसको अविशेष ही तो होना पड़ेगा, क्योंकि विशेष तो कौन है? आप बोलो। पांच तन्मात्राओं ने उत्पन्न किया किसको? पंच महाभूत को। सही बात है। अपन कह रहे हैं कि पंच महाभूत तो महान है, बड़े हैं, तो ये नेचुरली सूक्ष्म या अविशेष ही तो होंगे, क्योंकि महाभूत विशेष है ना, तो दूसरे को तो वैसे ही होना पड़ेगा। वही तो बात लिखिए, तन्मात्रा अविशेषा, तन्मात्रा तो सूक्ष्म या अविशेष है। तेभ्यः इनसे भूतानि पंच, इससे पांच महाभूत उत्पन्न हुए। एते स्मृता विशेषाः, इसमें जो विशेष है ध्यान दीजिएगा, ये पंच महाभूत जो विशेष हैं उनकी भी तीन विशेषता है। पंच महाभूतों की जिसका नाम विशेष है, इसकी तीन विशेषताएं हैं। कौन? शांत, घोर और मूढ़। शांत, घोर, मूढ़। सबसे अच्छा एप्लीकेशन लेने का समय क्या बताऊं? एमए प्रीवियस। ठीक है? एमए प्रीवियस में किसी बच्चे ने फर्स्ट ग्रेड का कोर्स ले लिया, एमए प्रीवियस सुधर गया, एमए फाइनल सुधर गया, फिर आप बीएड करते हो, लेते हो, सारी पैसा मांगती है ज्यादा लाइफ में, आप कंसल्ट करके पढ़ाई नहीं कर सकते। एमए प्रीवियस में आप जो फ्यूचर में बनना चाह रहे हैं, एमए प्रीवियस में कोर्स ले लिया जाए तो कहां हमें किताबें छानने की जरूरत थी? अरे समझ में, एमए प्रीवियस वेल डन। एक था स्टूडेंट मेरा प्रीवियस में, क्या बात है, बहुत शानदार। हां तो प्रीवियस में ले लिया जाए तो प्रीवियस क्या फाइनल क्या है ना, फिर सारी एग्जाम ग्रामर इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, साहित्य पढ़ा रहे हैं, दर्शन पढ़ा रहे हैं, प्रीवियस फाइनल सुधर जाते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बस शानदार। तो एक बार कौन से अपन क्या करते हैं, 5 साल बिगाड़ के फिर आते हैं अच्छी जगह। सही बात है ना, 5-7 साल बिगाड़ के फिर अच्छी जगह आते हैं, तो ये क्या गलत बात है? आप जो करना चाह रहे हो पहले डिसाइड कर लो। बहुत शानदार मेहनत करनी है, अध्यापक करके दे रहे हैं ना, सारी मेहनत ना, कौन से कितना आपका माइंड कितना विकसित करके दे रहे हैं हम लोग। एमए प्रीवियस में इतना माइंड विकसित होता है तो बात क्या है? शुरू करें अपन अपन कहां बात करेंगे? लास्ट दो पेज पे आ गए, कहां पर? तन्मात्रा और पंच महाभूत पे बना गए लास्ट वाले पेज पे। अपन कह रहे हैं तन्मात्रा तो छोटी और सूक्ष्म होती है, अविशेष होती है। क्यों? क्योंकि इसका नीचे बैठा हुआ है कौन? पंच महाभूत, तो वो तो कहना विशेष है, इसको तो सूक्ष्म अविशेष ही होना था। फिर अपन कह रहे हैं कि ये विशेष है तो इनकी विशेषताएं भी तो होंगी। कौन? शांत, घोर और मूढ़। आपको मिले नहीं है ना, मैंने भी आपको ढूंढा ही नहीं। मूढ़ विशेषताएं अच्छी भी हो सकती, बुरी भी। सबसे बेस्ट टाइम होता है प्रीवियस में, कोई भी एप्लीकेशन एक्सपर्ट लेके पढ़ो आपके। अब देखो जो गलती हो गई हमसे वो तो हो गई, तब अपने बच्चों के साथ ये गलती नहीं होनी चाहिए। अपना तो समय गया, जो हुआ तो हुआ, लेकिन अपना बच्चा यदि कोई है ना, उसको सही समय पे, है ना, सही समय से पहले चीजें लेकर दो, ये आपका काम है ना। बढ़िया आगे मैडम पहले मिल जाता तो मेरी तो नौकरी लग गई होती, बिल्कुल लग गई होती। एमए में तो लगता है कि हम छोटे हैं, 34 साल के बाद बड़े लगते हो, 34 साल के बाद पता नहीं क्या लिख रहे हैं। अच्छी बात है बच्चों, जो है तो है, लेकिन अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम पे सब चीजें लेके दो, ठीक है? ये गलती दोबारा मत दोहराना। बढ़िया आगे चलो। तन्मात्रा के महाभूत क्लियर, यानी कि अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। पुरुष से चले थे, महाभूत तक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, ठीक है? शुरू करते हैं चलो। अब देखो एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, सूक्ष्म शरीर। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि अपन इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, अपन पढ़ेंगे वेदांत शास्त्र। तो वेदांत शास्त्र में सूक्ष्म शरीर का क्वेश्चन आएगा, है ना? वेदांत शास्त्र में सूक्ष्म शरीर क्या चीजें हैं? सूक्ष्म शरीर क्या चीजें? महत याद है ना, सबसे बड़ा लड़का। अहंकार याद है, उसके नीचे मन याद है, पंच ज्ञानेंद्रिय याद है, पंच कर्मेंद्रिय याद है, और पंच तन्मात्राएं। ये 18 तत्व क्या है? सूक्ष्म शरीर है। प्रश्न क्या बनेगा? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत कितने तत्वों को स्वीकार करता है? 18 तत्व। आए समझ में? सांख्य दर्शन के अंतर्गत सूक्ष्म शरीर में कितने तत्व हैं? 18 तत्व। सिंगल क्वेश्चन बनता है। आए समझ में? सूक्ष्म सांख्य दर्शन के सूक्ष्म शरीर में कौन सा तत्व नहीं है? सांख्य दर्शन के सूक्ष्म शरीर में कौन सा तत्व नहीं है? तो जो नहीं है वो याद कर लें कि 18 याद करने से बेटर। पुरुष तो साइड में सब कोई रोल नहीं है कहीं, अरे समझ में, पुरुष का कोई रोल नहीं है। और मां भी बेचारी बच्चे पैदा करके 23 बच्चे पैदा करके थक गई, वो भी अपनी नहीं जाना चाहिए। अब शुरू कर रहे हैं बड़े लड़के से, बड़े लड़के से शुरू कर रहे हैं। 3 चीजें छोड़नी है। कौन? एक तो छोड़ी अपन ने, कौन? पुरुष। फिर अपन ने एक छोड़ी कौन? प्रकृति। और एक छोड़ दिया कौन? महाभूत। महाभूत इतना महान है कि इसको कहीं जाता ही नहीं। ये चीज याद कर लो। पुरुष तो अलग है, उसको किसी से मतलब ही नहीं है। प्रकृति बेचारी घर के काम करके और 23 बच्चों को पाल पाल के थक गई, तो ये भी कहीं नहीं जाएगी। और महाभूत को इतना घमंड है कि ये भी नहीं आएगा कहां पर? सूक्ष्म शरीर में। महान होकर सूक्ष्म के साथ मिलेगा, ये मिल नहीं सकता। आगे समझ में? ये महान है, सूक्ष्म के साथ नहीं आएगा। और ये तीनों अलग अभी तो सारे कंफर्म कॉन्सेप्ट क्लियर लिख दीजिए। ये अलग से इकाई का है, इसलिए अलग से पूरा कॉन्सेप्ट है। क्या क्या सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर नाम लिखिए तत्वों के, और कौन तत्व नहीं है? ये सूक्ष्म शरीर नहीं है, याद रखना, ठीक है? शुरू करें। सूक्ष्म शरीर में कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, वो याद कर लो। है ना, ये सूक्ष्म शरीर कौन नहीं है और कौन नहीं है, वो तो आराम से फील करो। बढ़िया आगे क्वेश्चन लिखना है, इसके बारे में क्या क्वेश्चन आएगा? कौन क्लियर? सांख्य दर्शन के सूक्ष्म शरीर में कितने तत्व हैं? 18। सेम यही बात वेदांत दर्शन की होगी ना, सब शरीरानी, तो वहां कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। अरे समझ में? कंपैरेटिव कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन लिख दीजिए, ये कौन सा लिख दिया, और कौन नहीं है ये भी लिख दिया होगा। कौन नहीं है? पिताजी तो वैसे कई चीज में जाती नहीं है, माताजी थक गई है, और जो महान है वो क्या सूक्ष्म में एंट्री करेगा? सूक्ष्म के फंक्शन में जाएगा नहीं जाएगा? ये तीनों लोग नहीं गए, कौन गए? कौन तो याद है, वहां से जब शुरू कर दो, तन्मात्रा पे रुक जाओ, ठीक है? कैसे गलत करनी पड़ेगी ना, कैसे सब कैसे डेवलप हुई है, बहुत सारे अच्छे कैसे इंक्लूड हो रहे हैं उसमें। चलो शुरू करें। ये हो चुका, क्वेश्चन बनता है, लिखें सांख्य दर्शनस्य सूक्ष्म शरीरे, सांख्य दर्शनस्य सूक्ष्म शरीरे कति तत्वानि, सांख्य दर्शनस्य सूक्ष्म शरीरे कति तत्वानि, सांख्य दर्शनस्य सूक्ष्म शरीरे कति तत्वानि, सांख्य दर्शन के सूक्ष्म शरीर में कितने तत्व हैं? 18। अरे समझ में? सांख्य दर्शन के सूक्ष्म शरीर में कितने तत्व हैं? तो 18। वहीं पर कंपैरिजन कर दो वेदांत दर्शन, वेदांत सार लिख दो, वेदांत सार, ये बुक आपको पढ़नी है नेक्स्ट। वेदांत सार बराबर 17 तत्व, वेदांत सार बराबर 17 तत्व, क्लियर है कॉन्सेप्ट? रिवीजन जरूर करना बच्चों, अभी तो बदल जाएगा, समझ में आ गया, ये निकल नहीं जाएगा कहीं, है ना? आज एक बार रिवीजन जरूर लगा दिया करो बस। बढ़िया आगे
अब जहां से कॉन्सेप्ट बनता है ना तो उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका प्रत्यय सर्ग। प्रत्यय सर्ग के कितने भेद हैं? 4। विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि। ऐसा प्रत्यय सर्ग, ये प्रत्यय सर्ग कितने प्रकार का है? विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि, आख्य यानी नामक। ये प्रत्यय सर्ग तो विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि, आख्य यानी नामक 4 भेदों में विभक्त है। प्रत्यय सर्ग के कितने भेद हैं? 4। कौन कौन से? विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। प्रत्यय सर्ग कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि लिख दीजिए। प्रत्यय सर्ग कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि। प्रत्यय सर्ग यानी संसार में जो भाव हैं उनको प्रत्यय सर्ग कह रहे हैं। कितने प्रकार के हैं? विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि। प्रत्यय सर्ग यानी सृष्टि, जो सृष्टि है ना वो 4 प्रकार के भावों से युक्त है। कौन कौन से? विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि। हो जाएगा याद? विपर्यय कितने अक्षर हैं? 4। तो विपर्यय के भेद हो गए कितने? 4। अशक्ति में अ आ रहा है, अ से 28। याद करें, विपर्यय कितने अक्षर हैं? 4। एकदम कुछ विपर्यय से कति दे रहा। विपर्यय के कितने भेद? तो नाम नहीं आंसर छिपा हुआ है। अ से अशक्ति, अ से 28। अ से अशक्ति, अ से 28। आपने अष्टसिद्धि का नाम सुना है? अष्टसिद्धि होती है ना, तो सिद्धि के भेद कितने हो गए? 8। तो सिद्धि 8 हो गई तो तुष्टि कितनी हो जाएगी? 9। अब याद करो, कितना याद करो एक बार। विपर्यय कितने अक्षर हो गए? 4 भेद। अ से अशक्ति, अ से 28। सिद्धि को याद करो, अष्टसिद्धि। सिद्धि क्या है? अष्टसिद्धि कर दो ना आप। अष्टसिद्धि, ठीक है। अष्टसिद्धि नव तुष्टि, ऐसे हम करवाते हैं बच्चों। अष्टसिद्धि नव तुष्टि हो गया याद? महिमा 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 इसी का प्राप्ति का काम है। अरे समझ में याद करो एक बार तो आप। विपर्यय कितने अक्षर? 4 भेद। अ से अशक्ति, अ से 28। अष्टसिद्धि नव तुष्टि हो जाएगा। अष्टसिद्धि नव तुष्टि, बिल्कुल अष्टसिद्धि नवनिधि, वही बात है। हनुमान चालीसा में आता है, हनुमान चालीसा सुनते हैं रोज यहाँ पर। चलिए शुरू करें। अपन क्या है, ये जो 4, 28, 9 और 8 हैं, ये सारे के सारे मिलकर क्या बना रहे? 50 हो गए। और ये 50 बुद्धि के 50 भेद हैं। 4, 28, 9 और 8 50 हुए पक्का? ठीक है बात हुई। विपर्यय के 5 भेद है, कोई 4 भेद नहीं है, थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझसे। विपर्यय में 5 भेद को भी तो काउंट करना था। विपर्यय के 5 भेद है ना, 4 नहीं। 4 अक्षर और 1 रेफ। विपर्यय के 5 भेद है। विपर्यय के 5 भेद करो। विपर्यय 4 और 1 5 रेफ को भी गिनना है। विपर्यय के 5 भेद करो। आया समझ में? अब ये पूरे कितने हो गए आपके? 50 हो गए। विपर्यय के 5 भेद है ना, याद करो, रेफ को भी गिनना है। विपर्यय के 5 भेद है, अ से 28, अष्टसिद्धि नव तुष्टि, 50 हो गए। रेफ को भी गिनना, याद रखना। अपन चलिए 50 हो गए और ये 50 क्या है? बुद्धि के 50 भेद है। याद रखें वापस से। प्रत्यय सर्ग के मूल भेद कितने हैं? 4। विपर्यय 5, अ से अशक्ति, अ से 28, अष्टसिद्धि नव तुष्टि, ये टोटल एक एक को गिनते कितने? 50 और ये 50 ही क्या है? बुद्धि के 50 भेद भी हैं। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को आप याद करो। बढ़िया आगे। प्रत्यय सर्ग को भी अपन बौद्धिक सृष्टि भी कह सकते हैं। इसी को अपन क्या कह सकते हैं? बौद्धिक सृष्टि यानी बुद्धि। बौद्धिक सृष्टि भी कह सकते हैं, इसलिए तो बुद्धि के 50 भेद बता रहा है। इसको अपन बौद्धिक सृष्टि भी कहते हैं। ठीक है, बौद्धिक सृष्टि कहने के कारण ही ये बुद्धि के 50 भेद बना रहा है। ठीक है यहाँ तक। प्रत्यय सर्ग का अन्य नाम क्या है? बौद्धिक सृष्टि कैसे लिख दीजिए? प्रत्यय सर्गस्य अपर नाम किम? प्रत्यय सर्गस्य अपर नाम, या फिर ऑब्लिक करके लिख दो संज्ञा। प्रत्यय सर्गस्य अपर नाम या संज्ञा। प्रत्यय सर्ग का दूसरा नाम या संज्ञा क्या है? तो प्रत्यय सर्ग बौद्धिक सृष्टि है, क्योंकि इसके 50 भेद हैं, वही क्या है? बुद्धि के 50 भेद हैं। बढ़िया आगे। चलिए आगे बढ़िए, इसके पश्चात अपन बात कर रहे हैं पंच विपर्यय भेदा। वही वाली बात आ गई जो अपने डायग्राम में बनाया था। विपर्यय रेफ समेत 1, 2, 3, 4 और रेफ समेत कितने हो गए? पंच विपर्यय भेदा। विपर्यय के 5 भेद हैं। भवंती अशक्तिश्च कर्ण वैकल्यात्, अशक्ति के 28 भेद हैं। अष्टाविंशति भेदा। अशक्ति है ना, तो इतना देखो, अशक्ति के कारण की विफलता के कारण 28 भेद हैं। तुष्टि नवधा अष्टधा सिद्धि। आ गया ना समझ में? अब पढ़ें। पंच विपर्यय भेदा, विपर्यय के 5 भेद हैं। अशक्तिश्च अष्टाविंशति भेदा, अशक्ति के 28 भेद हैं। तुष्टि नवधा, तुष्टि के 9 भेद हैं। अष्टधा सिद्धि, सिद्धि के 8 भेद हैं। कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अपन पहले से कारिका बाद में आती है ना, कारिका अपन को फॉलो कर देखो। वेद संतोष मोह से सदस्य महामोह तामित अवस्था दशरथ भवंत अंध तामित। ठीक है, अब देखो वो जो 5 भेद थे किसके? विपर्यय के। विपर्यय के कितने भेद थे? 5, सही है ना? विपर्यय के कितने भेद थे? 5। विपर्यय रेफ समेत। तो 5 जो विपर्यय है उसकी अपन बात कर रहे हैं। 5 जो विपर्यय है ना उसकी अपन बात कर रहे हैं। 5 विपर्यय क्या है? तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र। रिवीजन जरूर करना, आज चीजें ज्यादा आ रही हैं। नहीं देखो, चीजें करनी चाहिए, नया है, मुश्किल नहीं है। नया ही तो है, इससे पहले तो कभी नहीं पढ़ाया था। नया है, मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, इस चीज को याद रखो। रिवीजन करना 2, 3, 4 बार, एकदम इजी लगने लगेगा। बढ़िया आगे। और अभी अच्छे से पढ़ के फिर क्या करेंगे? शॉर्ट नोट्स इसका शॉर्ट नोट्स A4 साइज का बड़ा पेपर लो, शॉर्ट नोट्स बना के दीवार पे चिपका दो, एक साल बाद एग्जाम में आया समझ में? मुश्किल क्या होता है? अपन बात करें विपर्यय के कितने भेद थे? 5। तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र। 5 के बाद 7 बार बोलो इसको घर जाके। तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र। विपर्यय के 5 भेद थे, ये तो याद ही है। अशक्ति के 28, अशक्ति नव तुष्टि, ये याद हो गया ना? तो 3-4 बार तो यही लगने लगा। सही है? और इन विपर्यय के सारे भेदों को मिलाकर बौद्धिक सृष्टि कहते हैं, उसी के 50 भेद थे और ये 50 भेद बुद्धि के भेद हैं। 2-3 बार तो इजी लग रहा है। अब अपन करेंगे ये 5 जो विपर्यय है वो क्या है? तम, मोह, फिर एक और जोड़ो महामोह, फिर तामिश्र, फिर अंधतामिश्र। बोलो फटाफट से 2 बार। तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र। फिर से
भी करना है, एक गिनती बोलनी है 8 8 10 18 18, ये तो बताओगे गेम खेलने देता है 8 8 10 18 18 हो जाएगा 8 8 10, ठीक है जाएगा आराम से। कम कितने बताता, कम के भी एक बार ये सीरीज याद करो, एक बार ये सीरीज याद करो। कल सांख्यिकी का समाप्त। तम मोह महामोह तामिश्र अंध तामिश्र, आए समझ में, तम मोह महामोह तामिश्र अंध तामिश्र, 8 8 10 18 18, ठीक है यहाँ तक हो जाएगा। चलिए आगे। न बिना भावे लिंगम, बिना लिंगेन भाव निवृत्ति, लिंग आख्यो भाव आख्या तस्मात् विविध प्रवर्तते सर्ग, ठीक है दो प्रकार का सर्ग होता है, कोई स्पेशल बात नहीं है। देखो एक दो स्किप करेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है और तालिकाएं उसमें अटैच की तो आ गई हैं। वत्स विविधि निमित्तम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो तालिका मिस किया कि वहां से कोई भी कॉन्सेप्ट बनता नहीं है। हल्का सा हिंट लिख दो वत्स विविधि, और आप लोगों ने अपना पीडीएफ प्रिंट निकाला है तो वहां पर उन दो तीन को कट कर देना है ना। वत्स विविधि निमित्तम बोल पा दो, ओके। वत्स यानी बछड़ा, सही बात है, वत्स से तो बछड़ा बना है, वो क्या कंप्लीट या फिर आप क्या काम करते हैं ना, वत्स यानी कौन बछड़ा। विवृद्धि बछड़े की वृद्धि के लिए, निमित्तम यानी के लिए, बछड़े की वृद्धि के लिए, क्षीरस्य यानी दूध की, यथा प्रवृत्ति य जिस प्रकार प्रवृत्ति होती है, कोई बछड़ा उत्पन्न होता है ना तो बछड़ा उत्पन्न होता है जैसे गाय का दूध टपकने लग जाता है, क्यों, क्योंकि वो बछड़ा जन्म से कोई रोटी तो नहीं खाएगा, तो प्रकृति को पता है, नेचर को पता है, भगवान को पता है कि ये संसार में आया है तो इसकी वृद्धि कैसे होगी। तो वत्स विविधि निमित्तम बछड़े की वृद्धि के लिए, क्षीरस्य यथा प्रवृत्ति, क्षीर दूध अपने आप बहने लगता है, चाहे वो मनुष्य का बच्चा हो चाहे वो किसका गाय का बच्चा हो, तो उसके जन्म के साथ ही उसकी निर्धारित हो जाती है, उसकी वृद्धि कैसे होगी, तो उसका क्षीर यानी दूध निकलने लगता है, दूध बहने लगता है, उसी प्रकार ये नेचुरल प्रोसेस है। उसी प्रकार पुरुष विमोक्ष निमित्तम, पुरुष को भी तो क्या मोक्ष है, तो पुरुष के मोक्ष के लिए प्रवृत्ति प्रधान से, प्रधान कौन है बताओ, पुरुष को मोक्ष दिलवाने के लिए प्रधान से प्रवृत्ति, प्रधान यानी अब आएगी कौन, प्रकृति आएगी। अब प्रकृति को एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, आए समझ में, कैसी लग रही मूवी, बढ़िया है ना, फिल्म है पूरा पूरा, ठीक है नहीं पढ़ाऊंगी मैं अंग्रेजी, बिल्कुल दूर दराज वाली बातें, कोई मतलब नहीं, बाई मिस्टेक छप रहे हैं ये मानो इसको, ठीक है कोई मतलब नहीं, मतलब होता है इसमें बाल की खाली देती हूँ आपको पता है ना, मतलब होता है तो आप नहीं पढ़ना चाहो तो भी पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन जहाँ मतलब नहीं वहाँ बिल्कुल स्किप करूंगी, इससे टोटली टाइम वेस्ट। बढ़िया आगे अपन बात करें वत्स विविधि निमित्तम, बछड़े की वृद्धि के लिए, क्षीरस्य यथा प्रवृत्ति, दूध जिस प्रकार अपने आप आता है, इंतजार नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार पुरुष से विमोक्ष निमित्तम, पुरुष के मोक्ष के लिए अब प्रधान से प्रवृत्ति, प्रधान यानी प्रकृति आएगी, है ना, पुरुष मोक्ष लेना तो प्रकृति को नेचुरली आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कालिका के जगह छोड़ दी है, अब बताइए जिस प्रकार बछड़े की वृद्धि के लिए, जिस प्रकार बछड़े की वृद्धि के लिए गाय का दूध, जिस प्रकार बछड़े की वृद्धि के लिए गाय का दूध स्वतः ही, जिस प्रकार बछड़े की वृद्धि के लिए गाय का दूध स्वतः ही बहने लगता है, स्वतः ही बहने लगता है, उसी प्रकार, उसी प्रकार पुरुष के मोक्ष के लिए भी, उसी प्रकार पुरुष के मोक्ष के लिए भी प्रधान, उसी प्रकार पुरुष के मोक्ष के लिए भी प्रधान यानी कि प्रकृति, उसी प्रकार पुरुष के मोक्ष के लिए भी प्रधान यानी कि प्रकृति स्वतः ही, प्रधान यानी कि प्रकृति स्वतः ही प्रवृत्त होती है। बिल्कुल नमस्ते अजय कुमार जी, आपने हमारे साथ प्रोफेसर का बैच रखा है ना, लेट हो गया तो आज ये क्लास 2-3 घंटे में नेचुरली अपडेट होकर लाइव सेक्शन में आ जाएगी, जरूर से पढ़ लेना ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे ना। बढ़िया आगे होगा समझ में। अब देखो क्या होगा कि पुरुष को मोक्ष दिलवाना है तो पुरुष मोक्ष के लिए आगे बढ़ेगा, तो उसको मोक्ष में मैंने कहा सपोर्ट करेगी कौन, प्रकृति। मैंने कहा था ये बात याद रखना, पुरुष विवेकी है प्रकृति अविवेकी है, पुरुष कैसा है अप्रसवधर्मी है तो प्रकृति कैसी है प्रसवधर्मी है, पुरुष त्रिगुणातीत है तो प्रकृति कैसी है त्रिगुणात्मिका है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन जिस प्रकार पंगु अंडवत संयोग पंगु अंडवत एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो सृष्टि का निर्माण कर देंगे, उसी प्रकार अब पंगु अंडवत, पंगु कौन था, पते पंगु पते पुरुष आता है, नहीं जाओगे तो बच्चा सब बेकार हो जाएगा, देख के जाना पड़ेगा। ये जो स्टाइलिश लैंग्वेज में बोलती हूं ना वो बोलती इसके लिए हूं कि आप ये बोलोगे तो आंसर निकल जाएगा, पते पंगु पते पुरुष और अंधी बस अंधी प्रकृति, ये जो ना एग्जाम में याद आएगा, ये तो शब्द कमाल करेंगे एग्जाम में, ठीक है। बच्चे को 200 नंबर पीछे, मतलब 200 रैंक पीछे धकेल देंगे ये शब्द ना, ये ठीक है। अपन ये बात कर रहे थे कि जिस प्रकार बछड़े की वृद्धि के लिए दूध माता दूध या गाय का दूध अपने आप ही स्वतः प्रकट होने लगता है, ऐसा बाय नेचर है, उसी प्रकार उसको मोक्ष बाय नेचर नेचुरली प्रकृति से सामने आएगी, जबकि दोनों एक दूसरे से कहते हैं बिल्कुल विपरीत है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, पुरुष विमोक्षार्थम, पुरुष के मोक्ष के लिए प्रवर्तते, प्रवृत्त होगी अव्यक्तम तद्वद, एक शब्द होता है तद्वद, तद्वद का उदाहरण होता है, तो ये कौन है आपकी अ है क्या, तो ये अव्यक्त हो गया। और अव्यक्त शब्द का तात्पर्य यहाँ पर कौन था अपना प्रकृति था, कौन से क्लियर है, एक बात भी अपन कंफ्यूज नहीं हुए, व्यक्त यानी बहुत सारे बिखरे हुए कौन बच्चे, 23 बच्चे, और अव्यक्त तो कौन हो जाएगी अपनी प्रकृति हो जाएगी, कहीं नहीं उलझे अपन, बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा स्कूल में क्लास करेंगे टीचर, कोई बात नहीं, 2-1 घंटे में क्लास वापस से नेचुरली लाइव सेक्शन में आ जाएगी, प्लीज आज ही ज्वाइन करें, आज की क्लास बहुत ही ग्रेट क्लास थी, है ना, बहुत अच्छे से हमने 2.5 घंटे हो गए हमें कंटिन्यू करते हुए, क्लास जरूर ज्वाइन करना ताकि कल सांख्यिकी का बिल्कुल दी एंड करने वाले हैं, समाप्त हो जाएगी सांख्यिकी। शुरू करें। पुरुष विमोक्षार्थम प्रवर्तते तद्वद अव्यक्तम, पुरुष के मोक्ष के लिए प्रवृत्त होती है कौन, अव्यक्तम यानी कि प्रकृति। एक ही चीज यहाँ पर थी इंपॉर्टेंट कि जिस प्रकार बछड़े की वृद्धि के लिए स्वतः दूध आता है उसी प्रकार पुरुष के मोक्ष के लिए प्रकृति आती है, तो यहाँ पर भी वही बात है। अब देखो यहाँ पर चाहे तो हिंदी पढ़ सकते हैं ऊपर लाइन की, लोकः यानी इस संसार में, लोकः यानी इस संसार में, औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम, किसी चीज की उत्सुकता है, उत्सुकता का निवारण करने के लिए अपन कोई भी कार्य करते हैं, उत्सुकता के निवारण के लिए अपन क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यदि छोटे बच्चे की बहुत सारी एग्जांपल, छोटा बच्चा है उसकी मम्मी यदि कोई ड्रिंक लाइए पीने का, चाय दी रसना या रूह कुछ भी ड्रिंक लाइए, तो जब तक बच्चा उसको चख नहीं लेगा तब तक एक्साइटमेंट उसके आगे पीछे मिलता रहेगा, मम्मी ये कब खोलोगे, अरे समझ में होता है, अपने साथ भी होता है। कोई नई ड्रेस छोटे बच्चे की आती है बस उसको पहन ले, उसको एक बार पहन के एक बार घूम लेगा, सबको दिखा देगा, तो उत्सुकता का निवारण हो गया, सही बात है। तो अपन ये कह रहे हैं कि क्रियाशूल औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम, उत्सुकता का निवारण करने के लिए इस संसार में कोई भी व्यक्ति कार्य करता है, आए समझो ड्रिंक का ये भी क्या करता है, बार नहीं बोतल वाला पिला दो एक बार सही है ना, तो आज टेस्ट करना चाहता है, डेवलप कर दिया कंपनी ने, तो वो जो उत्सुकता के निवारण के लिए कोई भी व्यक्ति क्या कार्य करता है, उसी प्रकार पुरुष के मोक्ष के लिए भी प्रकृति क्या करती प्रवृत्त होती है, लिख दीजिएगा प्लीज।
है, चलिए लीजिए, लिख देते हैं। जिस प्रकार उत्सुकता के निवारण के लिए, जिस प्रकार उत्सुकता के निवारण के लिए, जिस प्रकार उत्सुकता के निवारण के लिए इस संसार में कार्य किए जाते हैं, जिस प्रकार उत्सुकता के निवारण के लिए इस संसार में कार्य किए जाते हैं, इस संसार में कार्य किए जाते हैं, उसी प्रकार पुरुष, उसी प्रकार पुरुष के मोक्ष के लिए, उसी प्रकार पुरुष के मोक्ष के लिए प्रकृति प्रवृत्त होती है, उसी प्रकार पुरुष के मोक्ष के लिए प्रकृति प्रवृत्त होती है। ठीक है, बस आज की क्लास यहीं तक। मैं चाहती हूँ कि इसके बाद जो अपना टॉपिक आ रहा है ना, वो है सांख्य दर्शन में केवल्य। सांख्य दर्शन का मोक्ष क्या है? मैंने कहा ना प्रकृति पुरुष एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं और आमने सामने आकर प्रकृति जो है वो पुरुष को मोक्ष प्रदान करवाएगी। तो ये पूरा पूरा एक छोटा भाग है, कॉन्सेप्ट है क्या कि सांख्य दर्शन में पुरुष को मोक्ष कैसे मिला, तो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट पूरी पूरी मूवी है, छोटी मूवी है, याद रखो आप। तो ये मुझे कल करवानी है, ठीक है, ये मैं करवाऊंगी बढ़िया तरीके से। और यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी बढ़िया लिखा हुआ है कि सांख्य दर्शन में अपवर्ग, ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है, कोई भी ग्रेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर नेट हो चाहे सभी के लिए ये लास्ट वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कल पूरी तरीके से 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, अपन सांख्य का पूरी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल। कैसे लगी क्लास की कमेंट जरूर करें। कोई डाउट यदि आपका वैसे पॉसिबल नहीं है, डाउट रहा हो, है ना, पॉसिबल ही नहीं है, मैंने अपना कार्य कर दिया है, आपका कार्य है कि